सर ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं सर के बारे में बहुत ब्रीफ में कुछ बताना चाहूँगा। सर आगरा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स से एमएससी किए थे और सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ के। साथ ही 1993 में पीएससी के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने। देन 2012 में फिर से पीएससी फाइट करके और प्रोफेसर बने। मेरे ख्याल से इस समय पर अपने विंध्य एरिया में सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं ए.के. दीक्षित सर, और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर, आप ज्वाइन हुए। सर थैंक यू संदीप जी। कुछ वर्ड्स आपके हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं साथ में, दो शब्द उनके लिए मोटिवेशनल के, इसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट करें। ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी जो जुड़े हैं हम लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू द डायरेक्टर ऑफ रामाकृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट श्री सम्मी पुरी जी, एडमिनिस्ट्रेटर श्री संदीप भारती जी, एचओडी प्रोफेसर श्रुति and convener Professor Pinky Sharma for giving me this opportunity. I would like to wish entire team of this training session who has selected such type of burning topic, cloud computing and cyber security. Cloud computing is online on demand availability of the computer system resources, especially data storage. So this data is very valuable, and it is known as digital currency, or sometimes it is also known as future fuels. As the Times of India report of December 2018, the 50% business was online. It means we are using the digital currency at the different platforms. In the COVID-19, near about 80% business is online business. According to America, China is affecting their research about the COVID virus, and they are giving the data to the hackers. That is why we need the cyber security. This is the main cause. We need the cyber security. जैसा कि हमने कल से देखा है कि मैडम चौहान, he is master in his profession. He is not only well qualified, but her expression power is of high level. तो हम लोगों को जो चाहिए, इनका ज्ञान है, ये इन्होंने ज्ञान बड़े अनुभव से प्राप्त किया है। तो हमको चाहिए कि हम इनके द्वारा बताई गई बातों को, जितने पार्टिसिपेंट हैं वो लाइन बाय लाइन नोट करें और उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना आप ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे जीवन में भी उतने ही ऊपर बढ़ेंगे। इन्होंने भी अपने ज्ञान को जीरो स्तर से शुरू करके आज वहां तक लाए और जीवन में ये भी आगे बढ़े हैं। इसलिए सब लोग अपने ज्ञान नोट करते जाइए, और किसी एक फील्ड में अगर आपने स्पेशलिटी प्राप्त कर ली तो मेरे हिसाब से आप जीवन में काफी अधिक ऊंचे जाएंगे। प्रसाद जी की 2 लाइनें हम आपको बता रहे हैं। ये नीड मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा सज रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। जितना ज्ञान आपका है उतने ही आप ऊपर जाएंगे। थैंक यू टू एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट योर ट्रेनिंग। एंड थैंक यू संदीप जी इस कोर्स को चलाने के लिए। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि जब हम अभी एटीएम पर जाते हैं इस वायरस के दौर में, पीओएस पर करते हैं, तो हमें वायरस का खतरा लगा। कुछ दिनों बाद हमारा जो मोबाइल है यही ऑपरेट करेगा पूरे एटीएम को। इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की और जरूरत है। वी नीड द मोर साइबर सिक्योरिटी इन दिस कोविड एरा। थैंक यू।
थैंक यू सर। ओके मैम, आई थिंक स्टार्ट किया जाए सेशन आज का। Yes, sir. So, good morning, all of you. Good morning, all the students, and good morning to all the honorable faculties who are present with us. Thank you, A.K. Dixit sir. आपने इतना अच्छा गाइड दिया हमें भी, बच्चों को भी, और बिल्कुल I will agree with the point कि जो साइबर सिक्योरिटी है उससे आज की दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी दो ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको जो कैरियर है, जो फ्यूचर है, वो नजर आ रहा है आईटी की इंडस्ट्री का, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डेटा है। एज यू सेड कि फ्यूचर के लिए फ्यूल है डेटा, तो इस फ्यूल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज द वे टू अचीव इट। और हमें डेटा की अवेलेबिलिटी ग्लोबल करवानी है, इजीली करानी है, क्विक करानी है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग। So these are the two basic, technologies which will be the future of IT business. So thank you so much, Sandeep sir, आपने इतना मतलब अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करे for the seminar, and now without wasting the time, I will proceed with the presentation for today. As I have discussed it yesterday, that today we will be having a quiz session about yesterday's class. तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दैट? कल की सीसीएनए की क्लास मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था उसका, तो आप सब चैट विंडो पे लिख के मुझे आपकी कंफर्मेशन दीजिए दैट यू ऑल आर रेडी फॉर द क्विज। यस मैम। Okay, great. So I'm getting so many yes on the chat window. So I'll be sharing my screen with you all in a while. आप लोगों को उस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ जो हमने कल पढ़े थे, उन जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस करा था, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्कस करा था, उस ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को रेडी रहना है उसके लिए। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। आप सबको ज्वाइन करने का तरीका आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज, यू ऑल हैव टू गो टू www.menti.com। आपको स्क्रीन पे देखिए नजर आ रहा है www.menti.com। आपको आपके मोबाइल के ऊपर ये URL लिखना है और फिर आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहां पे आपको ये वाला कोड एंटर करना है 22984। आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। मोबाइल पे आप लिखिए www.menti.com। तो हम आज आइडेंटिफाई करते हैं कि कल आप लोग कितना एक्टिव थे सेशन में, और आज के सेशन के एंड में भी इसी तरह की एक छोटी सी क्विज होगी। सी तो 1 पर्सन हैज जॉइंड। आप लोग अपने असली नाम लिखिएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि जो 3 दिन के जो प्लेयर्स रहेंगे उन सभी प्लेयर्स को स्टार सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलेगा जो टॉप 5 रैंकिंग पे आएंगे। सर्चिंग कर जाए, वीडियो चल रही है, वीडियो बंद करो। ओके, सो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। सो 3 पार्टिसिपेंट्स हैज ज्वाइंड। क्वेश्चंस आएंगे एक के बाद एक, सही आंसर देने के साथ साथ जल्दी आंसर देना भी इम्पोर्टेंट है। क्विकली, अपने पास सिर्फ 10 मिनट हैं, क्योंकि उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सारा आज के उसमें सेशन में क्लाउड से रिलेटेड भी मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊं, तो इसलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए। Good. So everyone is bucking up. So we have 14 people who have already joined. हमारे पास अभी सेशन में अराउंड 85 पार्टिसिपेंट्स हैं। फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज। www.menti.com लिखना है मोबाइल पे, MENTI, www.menti.com। वहां पे आपसे कोड पूछेगा, कोड में लिखना है आपको 22984। क्षितिज क्या हुआ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू हैव एनीथिंग टू आस्क क्षितिज?
So 24 students are there. I'll wait for another 3 minutes. Another 3 minutes I'll be waiting. फटाफट join कीजिए. उसी स्क्रीन पे वेट करना. वेटिंग फॉर क्विज टू स्टार्ट. वहीं पे वेट करो. आई विल स्टार्ट द क्विज फ्रॉम हियर. उत्कर्ष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड देन म्यूट योरसेल्फ अगेन. Another 2 minutes to go. 11:25 पे हम क्विज स्टार्ट कर लेंगे. मैम कोड 22984 22984 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा है आप लोगों को कोड. मैम हाँ जी. मैं वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया था, तो मुझे वीडियो मिल सकता है? हाँ, वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप के ऊपर. उसका लिंक भी शेयर किया था. आपको चाहिए तो वो लिंक मैं वापस शेयर कर दूंगी अगर आप ग्रुप में नए ज्वाइन हुए हो तो. मैम मुझे सिर्फ लिंक प्रोवाइड हुआ है, ग्रुप पता नहीं. अच्छा, मैं आपको देती हूँ, लिंक भी देती हूँ, डोंट वरी. जी मैम, धन्यवाद. मैंने सेमिनार के चैट विंडो पे लिंक शेयर करा है कल की रिकॉर्डिंग का. कोड बेटा 22984. सभी बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं. 22984 www.menti.com पे जाना है आपको और वहां पे 22984 कोड लिखना है. 1 मिनट टू गो. 25 पे अपन स्टार्ट करेंगे. Let's reach the half century. 50 students should participate. Okay, Anjali. Chale. So it's 25. Let us start with the quiz. All ready, set? Fastest finger first will win the contest, है ना? Right के साथ साथ fast होना. So the quiz is started. Which of the following is not a subnet mask? 10 seconds to go. 9, 8. Very good. 25 students. Oh God. Great, great. Last 3 seconds. Time up. Okay. So only 13 people have answered it correctly. I have asked which of the following is not a subnet mask. सिर्फ 13 बच्चों ने सही आंसर दिया. देखते हैं कौन है वो 13 स्टूडेंट्स जिन्होंने सही आंसर दिया है. Okay, so these are the people who have given right answers. Oh my God. So all of them at 1000 points. Such a tie. All of them, 10 people at the same position. That's great. Okay. So now let's move on to the second question. Answer fast. Find the IP address which do not belongs to the group if the subnet mask is 255.255.255.0. सेम नेटवर्क का नहीं है. इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का नहीं है?
3, 2, 1. Time up. Let's see. Oh, good. 16 students have answered it correctly. देखो 192, 168, 2.100 is or does not belongs to the group. क्यों? क्योंकि हमारा सबनेट मास्क क्या है? 255, 255, 255.0. मतलब कि आगे की 3 डिजिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए थी. सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में आगे की जो तीसरी ऑक्टेट है उसमें वैल्यू था 2. So over here now let's see. Okay. So now we have the fastest as Vedant Sahu. वेदांत साहू ने सबसे फास्ट आंसर दिया. उसके बाद स्नेहा मिश्रा सेकंड पोजीशन पे हैं और विधान चंद्र दास थर्ड. दिव्या, संदीप, मेटल. हु इज मेटल? मेटल किसका नाम होता है? जिन्होंने गलत नाम दिया है उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि दे आर द विनर्स अगर वो होते हैं तो? चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? Which of the following device is required to make the two networks communicate with each other? दो नेटवर्क्स को आपस में बात करवानी है तो कौन से डिवाइस की जरूरत होती है? राउटर, स्विच, कंप्यूटर या सर्वर? ग्रेट. करेक्ट आंसर्स बढ़ते जा रहे हैं. 18 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली. वेरी नाइस. सो वी नीड अ राउटर. स्विच से सेम नेटवर्क के पीसी आपस में बात कर पा रहे थे. मैंने कल बताया था कि अगर दो नेटवर्क्स को आपस में बात करानी है तो आपको एक राउटर डिवाइस की जरूरत होती है. लेट्स सी हु वाज द फास्टेस्ट. ओ, वेदांतु और स्नेहा ने गलत आंसर दे दिया है. And metal was the fastest this time. ठीक है. So पूरा सिनेरियो बदल गया. अभी हमारे पास दिव्या मेहुल इज ऑन द टॉप. विधान चंद्रा इज स्टिल रनिंग फास्ट. उन्होंने जूते पहने हुए हैं तो उनके आइकॉन पे जूता है तो दैट ही इज रनिंग फास्ट ऑल्सो. मेटल इज एट द थर्ड पोजिशन. संदीप कुमार विश्वकर्मा फोर्थ एंड देव शुक्ला इज एट द फोर्थ पोजिशन. बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Answer fast to get more. What is the function of ping? बहुत आसान क्वेश्चन है. What is the function of ping command? कल हमने यूज करी थी ping ping. आराम से पढ़ के आंसर दीजिएगा. 35 people have already answered. Three, two, one. Time up. Let's see. To check the IP address of the machine को 20 लोगों ने आंसर दिया जबकि it is the wrong answer. The right answer is to check the reachability between the two devices. हम दो devices को पिंग कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं कि नहीं. Only 14 people have answered it correctly. Let's see who are out in that list. Okay, so Bidhan, Divya, Metal are still running fast. Let's see who is the fastest this time. Love Kush Kushwaha was the fastest, but अभी थोड़ा नीचे की पोजीशन पे हैं क्योंकि पिछले कुछ आंसर्स उन्होंने गलत दिए थे. But Love Kush Kushwaha is the fastest in this question round. Still Divya Mehul is leading with 3,472 points. Bidhan, Metal, Sandeep and Dev Shukla. They are the on first 5 positions. So let's see. Let's get the next question on the screen. What is the full form of CCNA? CCNA का full form. Fast. 3, 2, 1. Time up. All 40 people have answered. Okay, 42 have answered. Okay, see how attentive you were in the yesterday's session.
Only 14 students have answered it correctly. Cisco Certified Network Associate is the full form of the CCNA. Okay, and now let's see who was the fastest. Very nice. So Divya Mehul was the fastest. Very nice. So there is only few points difference between the first three people. दिव्या, मेटल एंड विधान. मेटल आपका नाम क्या है वैसे असल में? Okay, you can put it on the chat window. Please don't unmute yourself. Let's see. विनय प्रताप सिंह. देखो अभी विनय प्रताप सिंह लिखा हुआ होता तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे. Okay, so now there were two people who were the fastest this time. Divya Mehul and Ash. Ash was also the fastest this time. Now let's take up the next question. First three candidates बहुत पास में हैं. देखते हैं फर्स्ट कौन आता है. Red Hat Linux certification suggested for Linux admin R. Certification suggest करी गई थी Red Hat Linux की admin position के लिए. Very good. 21 people have answered it correctly. RHCSA and RHCE. And let's see who was the fastest this time. Nice. Bushra. Okay, Divya may won the competition. It was the last question and Divya has won the competition. Second position got by Vinay, third Vidhan and fourth Vedant. अहमद सिद्दीकी. आपका मुझे फर्स्ट नेम नजर नहीं आ रहा है अहमद, तो आप पांचों अपने टीचर्स के पास आपके नाम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा कि दैट दिस क्विज वाज वन बाय यू गाइज. ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फोटो भी क्लिक करके रख ले रही हूँ. वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या, यू वर वेरी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द क्विज. पूरी क्विज के टाइम पे यू वर वेरी कंसिस्टेंट. टॉप पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखा तुमने. एंड विनय यू वर आल्सो कंसिस्टेंट. विधान was also consistent. वेदांत साहू. ओके, एंड फिफ्थ पोजीशन पे किसका नाम है आपको भी दिखाई दिया होगा. जो जिसने फिफ्थ पोजीशन अचीव करी है उसको भी दिखाई दिया होगा. अहमद सिद्दीकी. चैट विंडो पे आपका नाम शेयर कर दो. And congratulations to all the winner. Dilshad Ahmed Siddiqui. Congratulations to all of you. इस last question में Bushra was the fastest candidate to answer the question. All of you played very well. Now let's start with today's session. अभी ये session को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग इसी तरह से एक छोटी सी quiz जो है वो organize करेंगे जिसमें another 5 people will be selected for the star student certificate. ठीक है, so let us start. Let me close down. Topic for today's session is cloud computing. The topic for today's session is cloud computing. So before we move on to cloud computing की workshop, we should understand what the cloud computing is. Cloud computing होती क्या है वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द को ध्यान से देखें तो उसमें जो एक वर्ड आ रहा है वो है कंप्यूट. और जब हम कंप्यूट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने काफी छोटी एज से कंप्यूटर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था. तो जब हम कंप्यूट की बात करते हैं तो असल में कंप्यूट का मतलब होता है सीपीयू.
ठीक है, रैम, स्टोरेज, ये 3 चीजों को मिला के कहा जाता है कंप्यूट। ये 3 चीजों को मिला के कहा जाता है कंप्यूट। ठीक है, तो अगर हम इस शब्द को बीच से कहते हैं ना तोड़ के देखें तो हमें पता चलेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट जब हमें हमारी कंप्यूट की पावर ओवर द इंटरनेट मिलती है तो उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी में जब भी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उस नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी जो होती है वो इंटरनेट का कनेक्शन लेती है फॉर कनेक्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जनरली इंटरनेट कनेक्शन एक नहीं 2 इंटरनेट कनेक्शंस लिए जाते हैं रिडंडेंसी के लिए, कि कभी अगर एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फेल हो गया तो दूसरे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमारी जो क्लास है या फिर आप कह सकते हैं हमारा जो वर्क है, ऑफिस का जो काम है वो चलता रहे। ठीक है, एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन। सो जो हमारी चीजें हैं वो दूसरे लिंक के थ्रू चलती रहे। नाउ दिस पर्टिकुलर इंटरनेट वर्ल्ड इज नॉट सिक्योर एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग बॉर्डर पे हमेशा फायरवॉल डिवाइस रखते हैं। नेटवर्क के पेरीमीटर पे देयर इज ऑलवेज अ डिवाइस सिटिंग which filters the data which is coming inside the organization or leaving the organization। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होती है। तो इस बाउंड्री पे हम लोग हमेशा इस फायरवॉल नाम के डिवाइस को लगाते हैं, जो फायरवॉल क्या करती है, बाहर से अंदर आने वाला ट्रैफिक और अंदर से बाहर जाने वाले ट्रैफिक के ऊपर गवर्नेंस रखती है। ओनली अलाउड ट्रैफिक इज allowed to leave the premise or to enter the premise। सारा ट्रैफिक अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। इसके बाद आपका ये जो फायरवॉल के ऊपर कनेक्शन टर्मिनेट होता है, ये यहाँ पे जनरली क्या किया जाता है, इस फायरवॉल को आपके अंदर के कोर नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। कोर नेटवर्क मतलब आपका डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में भी हमेशा आपके पास रिडंडेंसी होती है, जो राउटिंग और स्विचिंग का दोनों काम कर रहा होता है, ये कहलाता है आपका कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क से आपके पास अंदर फिर से एक फायरवॉल होती है जिसे कहा जाता है इंटरनल फायरवॉल। इट्स कनेक्टेड लाइक दिस। और इंटरनल फायरवॉल के पीछे आपके छिपे हुए रहते हैं खुद के सर्वर्स, आपकी कंपनी के सर्वर्स। एप्लीकेशन सर्वर हो गया, आपका डेटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका वेब सर्वर हो गया, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, ये सब तरह के सर्वर्स जो होते हैं इस वाले फायरवॉल के पीछे छिपे हुए रहते हैं। और आपके जो जनरल यूजर्स होते हैं वो आपके इस वाले नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, कोर नेटवर्क से, पूरे जनरल यूजर। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे अगर हम बोले रामकृष्ण कॉलेज का तो लैन ऑफ रामकृष्णा, ठीक है, दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ रामकृष्णा। यहाँ पे सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं आपके। तो जब अभी यूजर्स को बाहर जाना है नेटवर्क से तो दे विल पास वाया फायरवॉल, और अगर कोई यूजर सर्वर्स को एक्सेस करेगा तो भी इट हैज टू पास वाया फायरवॉल। तो ओनली अलाउड यूजर्स ही आपके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को एक्सेस कर सकते हैं, और सिर्फ अलाउड यूजर्स ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइस को छोड़ के नेटवर्क से बाहर जा सकते हैं। और सिमिलरली जो बाहर यूजर्स बैठे हुए हैं ये यूजर्स भी सिर्फ यहाँ आएंगे फायरवॉल के ऊपर, अगर ये अलाउड होंगे तो ही इनका ट्रैफिक अंदर परमिट होगा, अदरवाइज ये ट्रैफिक अंदर परमिट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इतने सारे सर्वर्स को मैनेज करना, इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करना, फायरवॉल्स को मैनेज करना, नेटवर्क की इंटरनेट की रिडंडेंसी को मैनेज करना, लैन नेटवर्क को मैनेज करना, और अगर आपने वाईफाई सिस्टम लगाया हुआ है उसे मैनेज कर, मतलब हर एक चीज को पहले हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पे प्रेमाइस में रखते थे।
क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से क्या हुआ कि देखो ये हिस्सा तो कहीं नहीं जा सकता आपका, दिस पोर्शन इट कैन नॉट गो एनीवेयर, बट हमने हमारी एप्लीकेशन, डेटा, वेब, डीएनएस, डीएचसीपी, ये सारे सर्वर्स जो थे हमने इन्हें क्लाउड पे मूव कर दिया ताकि हमें इनकी सिक्योरिटी की चिंता ना करनी पड़े और हम यहाँ पे कम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो बेसिक काम है वो चालू कर सके। तो ये देखो, ये सर्वर्स हम लोग ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग सर्वर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या शिफ्ट हो रहा है, हमारा कंप्यूट शिफ्ट हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन shifting of on-premise servers over the cloud. This facility is known as cloud computing. So when you get your compute over the cloud, that feature or that service is known as cloud computing. Now cloud means what? Cloud का मतलब बादल नहीं होता है। Okay, cloud का अगर हम लोग literal meaning देखें तो cloud का मतलब होता है बादल, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बादल पे कंप्यूट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्लाउड मतलब क्या, क्लाउड मतलब इंटरनेट। तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दिस इज द ग्लोबल, जनरली इंटरनेट को आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना, क्लाउड की तरह ड्रॉ किया जाता है इंटरनेट को हमेशा। किसी भी नेटवर्क डायग्राम में अगर आप इंटरनेट का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो इस तरह से होता है। तो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि आपके ऑफिस के जो सर्वर्स वगैरह थे वो आपने कहाँ रख दिए, आपने किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आपने बोला कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे सर्वर्स को आपके प्रीमाइस में रखो, उन्हें मैनेज, मेंटेन, अपडेट, सारी चीज काम करना, सिक्योर, ये सब आपका काम। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे यूजर्स हैं, इस स्विच के ऊपर मेरे यूजर्स कनेक्टेड हैं अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी उनके पास है उसको लेके, और दे विल बी एक्सेसिंग the servers which are hosted by the cloud service provider. तो हमारे सर्वर कहाँ आ गए, हमारा एप्लीकेशन सर्वर, हमारा डेटाबेस सर्वर, हमारा डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, एंड जो भी आपके सर्वर्स हैं वो सारे हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास। वी हैव शिफ्टेड इट ऑन द एंड ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है डबल इंटरनेट कनेक्शन लेना, वहां पे फायरवॉल लगाना, हमारे डेटा की सिक्योरिटी करना, हमारे एप्लीकेशन, डीएनएस, डीएचसीपी सर्वर्स को हाईली अवेलेबल कराना। मतलब अगर एक सर्वर फेल तो मेरा काम दूसरे सर्वर से चलते रहना चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। तो हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी, और अगर ये सर्वर फेल हुआ तो इसके डेटा का पूरा बैकअप लेके तैयार रखना ताकि मेरा कोई डेटा लॉस ना हो। ये सारा काम किसका हो जाता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का हो जाता है। और आप क्या करते हो, आप सिर्फ यहाँ पे बेसिक नेटवर्क मेंटेन करते हो। फायरवॉल तो अभी भी आपको लगानी पड़ेगी, फायरवॉल, स्विच और बस यूजर्स, बस आप इतना ही करोगे अब। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक सिंगल फायरवॉल में आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो क्रिटिकल सर्वर्स थे वो कहाँ चले गए, क्लाउड में चले गए। तो उनकी सिक्योरिटी, हाई अवेलेबिलिटी, बैकअप, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर लोड करना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, ये सारा काम कौन करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और आप क्या करते हो, आप उसका बिल पे करते हो। अब वो बिल आवरली भी हो सकता है, पर घंटे भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह का पैकेज जो है वो लिया हुआ है। सो दिस होल सिनेरियो, मतलब शिफ्टिंग ऑफ योर कंप्यूट, ये आपकी कंप्यूट है, ये वाली जो चीज है ये कंप्यूट पावर थी। आपकी कंप्यूट की पावर को आपके ऑफिस से शिफ्ट करके किसी थर्ड पार्टी को दे दिया गया कि अब आप इसे मैनेज, मेंटेन, अपडेट करो। सो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। There are various cloud computing service providers available in the market. हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्लाउड की डेफिनेशन बोले तो इन सिंपलेस्ट टर्म द डेफिनेशन टू द क्लाउड इज
It provides the services to access the program, application, storage, network, server over the internet through your web browser. मतलब आपको किसी स्पेशल टूल या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है आपके लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर. आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू अपने इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को, किस किस चीज को, जिसके लिए पहले हम यहाँ पे बहुत परेशान होते थे, एप्लीकेशन सर्वर, स्टोरेज सर्वर, आपके प्रोग्राम सर्वर्स, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के सर्वर्स, इन सब को आप कहाँ से यूज करोगे? ब्राउजर से यूज करोगे. या चाहो तो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. कहाँ से आप अपनी चीजें यूज कर सकते हो? पीसी है तो पीसी से यूज कर लो, लैपटॉप है तो लैपटॉप से यूज कर लो, मोबाइल है तो मोबाइल से यूज कर लो, टैब, स्मार्ट टीवी, ऐसा कोई सा भी डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट चल जाता है, आप उस डिवाइस से आपके पूरे कंप्यूट को एक्सेस कर सकते हो. सो दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग. कौन कौन से प्लेयर्स मार्केट में है क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके? आई शो यू. सो दीज आर द प्लेयर्स. सी, आपको यहाँ पे सामने नाम नजर आ रहे होंगे. माइक्रोसॉफ्ट अजोर, अमेजॉन का AWS, गूगल कंप्यूट इंजन, एक्चुअली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. इतने सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, दे आर अवेलेबल, और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये सारे प्लेयर्स. तो अभी आपके पास क्या हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी क्यों आने लगी? क्योंकि क्लाउड की जो सर्विस है हम लोग उसे काफी पहले से यूज कर रहे हैं. इट्स कि क्लाउड की सर्विस जो है वो नई है. आपको अगर याद हो, probably your professors or teachers will be able to connect with me on this. Orkut करके एक एप्लीकेशन थी पहले, जस्ट लाइक फेसबुक. फेसबुक पे जैसे हम कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, फोटो शेयर करते हैं, तो ये ऑर्कुट करके उसके भी पहले, फेसबुक के पहले ऑर्कुट चलता था, फिर ऑर्कुट बंद हुआ, फेसबुक चालू हुआ. तो आपका ये जो ऑर्कुट है, आपका जो फेसबुक है, या फिर आपका वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं असल में ये क्या हैं? आपने कभी चिंता करी कि आपने फेसबुक पे 5 साल पहले, 5 years ago एक फोटो लोड करी थी, आपने कभी चिंता करी कि वो फोटो असल में कहाँ स्टोर होती है? वो फोटो आपके मोबाइल पे तो स्टोर नहीं होती है ना. अगर मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप वो फोटो नहीं देख सकते हो. तो डेफिनेटली वो फोटो आपके मोबाइल पे स्टोर नहीं होती है, वो फोटो कहीं और स्टोर होती है. कहाँ स्टोर होती है वो फोटो? और कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक कि आपने अपनी किसी पुरानी फोटो को एक्सेस करने की कोशिश करी हो और फेसबुक बोले यार वो हमारी एक हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी जिसमें तुम्हारी फोटो स्टोर करी हुई थी, तो तुम्हारी फोटो अब हमारे पास है नहीं? कभी ऐसा हुआ? इट नेवर हैपन्स. यस शिवांगी, क्या डाउट है आपको? You have any doubt शिवांगी? You have raised your hand. कुछ भी डाउट हो आप चैट विंडो पे डाल दीजिए. चैट विंडो को मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में, तो कोई भी डाउट अगर आप मेरे पास आएगा तो मैं उसे एड्रेस करूंगी, ठीक है? नो मैम, गलती से. नो इश्यूज बेटा. तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं असल में क्या है कि फेसबुक आपके लिए उसने एप्लीकेशन सर्वर बनाया है. जब आप अपने मोबाइल पे फेसबुक की ऐप ओपन करते हो तो ये एप्लीकेशन सर्वर जो है आप उससे कनेक्टिविटी लेते हो, और ये एप्लीकेशन सर्वर बैक एंड पे स्टोरेज सर्वर से कनेक्टेड है, स्टोरेज से कनेक्टेड है, जहां पे आपका डेटा रखा जाता है. और ये स्टोरेज की हमेशा रेप्लिकेशन होती रहती है कि अगर उनकी एक कोई हार्ड डिस्क या एक कोई स्टोरेज फेल होती है तो उसकी कॉपी यहाँ पड़ी हुई है, उस कॉपी से यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल कराई जाती है.
और ये सब करना इतना आसान नहीं रहता, इसके लिए ह्यूज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है बैकएंड पे। तो ये काम कौन कर रहा है आपके लिए? फेसबुक इज डूइंग एट द बैकएंड। जब आप वन ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर करते हो तो आपको पता है आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है? हैव यू एवर बॉदर्ड अबाउट इट? ये डेटा आपका एक्चुअली अमेजोन के क्लाउड पे ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि वन ड्राइव जो है वो अपनी सर्विसेज अमेजोन की स्टोरेज के थ्रू देता है। गूगल ड्राइव, ये सब क्या है ना, ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं जिसे आप सालों से यूज कर रहे थे, लेकिन आपने कभी चिंता नहीं करी कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन अब इन सर्विसेज को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन सर्विसेज को ऐसा लॉन्च किया गया कि कॉर्पोरेट में लोग ये सर्विस यूज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में यूज कर रहे हैं मतलब क्या कि उनके जो प्रोडक्शन सर्वर्स है, जिनकी हमने कल भी बात करी थी, कॉर्पोरेट के प्रोडक्शन सर्वर जिसके ऊपर उनका पूरा बिजनेस चलता है, प्रोडक्शन के एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये सब क्या हुआ? क्लाउड में मूव हुए। तो जब ये सब चीजें क्लाउड में मूव हुई तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम अगर किसी कंपनी का प्रोडक्शन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर मैनेज करेंगे तो हमें जॉब मिल सकती है। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड सीइंग क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ बूमिंग टेक्नोलॉजी। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग पता है 2006 से मार्केट में अवेलेबल है। कब से? 2006 से। Amazon was the first cloud service provider कॉर्पोरेट लेवल पे। Amazon was the first cloud service provider और उसने 2006 में अपनी पहली सर्विस लॉन्च करी थी। आज हम किस उसमें जी रहे हैं? 2020 में। हम 14 साल के बाद, 14 इयर्स के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई है 2016 से। क्लाउड कंप्यूटिंग को अमेज़न ने इंडिया में 2016 में लॉन्च किया। तब से हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का खुद का डेटा सेंटर इंडिया के अंदर आया है। तो तब से क्या हुआ कि इंडिया में अवेयरनेस ऑफ क्लाउड बढ़ी, लोगों को पता चला कि ओके इस फील्ड में भी जॉब्स हैं। कंपनीज ने अपना डेटा क्लाउड में मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है मैम, सर्वर का समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो 2016 से आपका जो डेटा था वो क्लाउड में कॉर्पोरेट डेटा का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि पता है कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है एक कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका डेटा इंडिया के सर्वर में ही स्टोर हो सकता है। आप उसे यूएस में रखे किसी सर्वर में स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए कंपनीज के पास एक लिमिटेशन हो रही थी कि वो चाह के भी इंडियन कंपनीज क्लाउड पे मूव नहीं कर पा रही थी। तब अमेज़न ने 2016 में पहली बार अमेज़न वेब सर्विसेज का डेटा सेंटर मुंबई में डाला और तब से क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत इंडिया में हुई है। तो हम कितना साल बाद पढ़ रहे हैं? 4 साल बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट हैज बीन 4 years इन इंडिया क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत होके। सर्वर्स में क्या है बेसिकली, जब हम लोग हमारे सर्वर्स को, सर्वर मतलब जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन लोड करते हो, जिसके ऊपर आप डेटा रखते हो, आप उस सर्वर को मैनेज करने के लिए जब किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो तो उसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। वही चीज यहाँ पे हम मैं आपको बता रही थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। इंडिया में ये 2016 में पहली बार आई और तब से धीरे धीरे करके क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जा रही है। और जब मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रही हैं तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए इसकी डिमांड बढ़ रही है कि हम इसे पढ़ें तो हमें जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा मिलेंगी। अब कल मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको किस तरह से प्रोसीड करना होता है। सो इफ यू वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहले आपको क्या सीखना है? इट्स बट ऑब्वियस, कोई सा भी फील्ड जरूरी है। सो नेटवर्किंग मतलब क्या? आपको CCNA का
ट्रेनिंग मॉड्यूल अटेंड करना जरूरी रहता है। और उसके बाद यू शुड लर्न अबाउट लाइनेक्स, क्योंकि क्लाउड जो है वो पूरा किसके ऊपर बना हुआ है, लाइनेक्स के ऊपर बना हुआ है। सो फर्स्ट लर्न अबाउट CCNA, then learn about Linux, and then you can proceed to cloud computing. So it can be a module. आप ऐसा एक मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं कि CCNA, Linux और AWS 1 by 1। कितना टाइम लगता है, मैंने कल भी बताया था, CCNA 1.5 मंथ, RHCSA खाली खाली करते हो तो 1 मंथ, AWS 1 मंथ। 4 महीने के अंदर आपका ये मॉड्यूल जो है खत्म हो सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी, कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको कॉलेज में बैठ के ही पढ़ना है। आप ऑनलाइन भी इस ट्रेनिंग को, जैसे आज अपन अटेंड कर रहे हैं ना, ऐसे अपन हमेशा अटेंड कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ओवर द ऑनलाइन ट्रेनिंग। नाउ प्रोसीडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों ने समझा कि क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को क्लासिफाई किया गया है कि आपके पास किस किस तरह के क्लाउड्स अवेलेबल है। 2 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन करी गई है। पहली क्लासिफिकेशन जो करी गई है वो बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब कि किस तरह से क्लाउड को कंपनी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्लाउड को किस तरह से कंपनी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली पब्लिक क्लाउड, दूसरी हाइब्रिड क्लाउड और तीसरी प्राइवेट क्लाउड। ये 3 तरह की आपकी क्लासिफिकेशन है। अब इनके मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप समझो इस चीज को कि अगर कोई कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है कि, एक सेकेंड ना, लेट मी क्लीन द स्क्रीन। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, AWS ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये AWS का मान लो डेटा सेंटर है, इंटरनेट से उसने कनेक्टिविटी करी हुई है। 1 है, 2 है, 10 है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। उसने इंटरनेट से कनेक्टिविटी जो है वो अचीव करी हुई है। नाउ इन दिस सिनेरियो ओवर हियर, मैं एक A कस्टमर हूं, एक है हमारा कस्टमर B, ये सब अमेजोन के कस्टमर्स हैं। एक है अमेजोन का कस्टमर C और ये है अमेजोन का कस्टमर D। इसने अपने 3 सर्वर अमेजोन के क्लाउड में होस्ट करे, इसने अपने 4 सर्वर अमेजोन के क्लाउड में होस्ट करे, इसने अपने 2 सर्वर अमेजोन के क्लाउड में होस्ट करे और D ने अपने 10 सर्वर अमेजोन के क्लाउड में होस्ट करे। मतलब जो उनके पास थे पहले, उसको उसने मूव करके अमेजोन को दे दिया कि आप हमारे लिए मैनेज, मेंटेन, अपडेट, बैकअप सब करो इन सर्वर्स का। अब अमेजोन क्या करता है, देयर आर मल्टीपल वेज कि अमेजोन इनका किस किस तरह से काम कर सकता है। पहला तरीका कि अमेजोन क्या करेगा, ये जो 3 कस्टमर है, कस्टमर 4, 1 2 3 4, कस्टमर A, कस्टमर B, कस्टमर C, कस्टमर D। कस्टमर A बोलता है कि बॉस मेरा डेटा बहुत क्रिटिकल है, मैं किसी के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर नहीं करूंगा, तो मेरे लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी मशीन्स रहेंगी, दूसरा कोई उधर कनेक्टिविटी नहीं ले सकता। तो अमेजोन क्या करेगा, इंटरनेट से एक सेपरेट लाइन लेगा, एक नहीं मल्टीपल लेगा, ठीक है, और इस क्लाइंट 1 के लिए एक अलग पूरा डेटा सेंटर बनाएगा, उनकी अलग फायरवॉल, उनका अलग नेटवर्क, सारी कनेक्टिविटी अलग, सिक्योरिटी की, और पीछे बैक पे उसके सर्वर डाल देगा। कितने सर्वर दिए उसने, 3, उनको डाल देगा। अब इस एरिया में कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। सो सच काइंड ऑफ क्लाउड जहां पे दूसरे कोई क्लाइंट्स एंटर नहीं कर सकते और इसे मैनेज, मेंटेन, अपडेट, बैकअप सब अमेजोन करेगा, सच क्लाउड्स आर नोन एज प्राइवेट क्लाउड। ज्यादा सिक्योर होते हैं प्राइवेट क्लाउड्स। अब इसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक कंपनी ही यूज कर सकती है, बाकी कोई कंपनी नहीं। अब कंपनी बी अमेजोन के पास आई, कंपनी बी ने बोला कि बॉस मुझे मेरे 4 सर्वर अपलोड करने हैं तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जितना तुम प्राइवेट क्लाउड के लिए पैसा मांग रहे हो मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरा इतना क्रिटिकल भी नहीं है डेटा, बस मुझे क्लाउड पे मूव करना है, मैं ऑन प्रेमाइस मैनेज नहीं करना चाहता।
तो उसने बोला कि ठीक है, तो ये जनरल क्लाउड है, आप यहाँ से एंट्री लो और आपके सर्वर जो है ये जनरल क्लाउड की जनरल फायरवॉल है जिसके ऊपर दूसरे लोग भी आना चाहते हैं, जनरल नेटवर्क है, और ये यहाँ पे आपके लिए एक अलग मैं स्विच रख दूंगा, आप आपके सर्वर्स यहाँ से कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें भी कैसा होता है, वर्चुअलाइजेशन यूज होती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग सर्वर बनेगा, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू सर्वर्स आपके कनेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे। तो अभी किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पब्लिक क्लाउड। क्यों? क्योंकि बाद में अगर सी भी आया, सी ने भी सेम बात बोली, कहते बॉस मेरे पास भी बजट ज्यादा नहीं है, आप मेरे को भी पब्लिक क्लाउड में डाल दो, बिकॉज आई कैन नॉट पे यू जितना प्राइवेट क्लाउड की आपकी डिमांड है। तो सी को भी क्या कहेंगे कि ठीक है, तुम भी यहाँ से एंट्री लो, इस फायरवॉल को यूज करो, सेम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो, और एक सर्वर था जिसमें से इसने कितने मांगे थे, 4 सर्वर मांगे थे, तो 4 सर्वर्स वर्चुअलाइज करके हमने किसे दे दिए थे, क्लाइंट बी को। तो क्लाइंट सी ने मांगे 3, तो बोले कि ठीक है, इस सर्वर पे और जगह बची है, 2 वर्चुअलाइज्ड सर्वर मैं यहाँ देता हूँ और एक नया सर्वर है उसमें से एक वर्चुअलाइज्ड सर्वर आपका, तो आप ये 3 सर्वर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के क्लाउड को क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड। अमेज़न कितनी प्राइवेसी दे रहा है आपको, तो प्राइवेट क्लाउड बना के दे रहा है अमेज़न आपको, पब्लिक क्लाउड बना के दे रहा है आपको, या फिर तीसरा ऑप्शन था आपके पास हाइब्रिड क्लाउड। अंजलि 1 मिनट, मैं हाइब्रिड बता दूं उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछो आप। तीसरी ऑप्शन थी हाइब्रिड। ये कस्टमर 4 आया, उसने बोला कि बस मेरे पास 4 सर्वर हैं जिसमें से 2 मेरे लिए बहुत क्रिटिकल हैं और 2 की मेरे को इतनी चिंता नहीं है, आप उसको जहां मर्जी रख दो। ठीक है, तो अमेज़न क्या करेगा, ये जो 2 सर्वर है इसके लिए अमेज़न डेडिकेटेड वो बना देगा, डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन, डेडिकेटेड फायरवॉल, ठीक है, और यहाँ पे डेडिकेटेड होस्ट रहेगा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे का सर्वर होस्ट होगा। यहाँ पे देखो इस वाले सर्वर पे 4 सर्वर बी के हैं, 2 सर्वर सी के हैं, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों सर्वर किसके होंगे, 4th क्लाइंट के ही होंगे। और बाकी 2 सर्वर उसने बोला ठीक है, ये वाला सर्वर है ना, यहाँ 2 खाली थे तो ये 1 और 2 तुम ले लो। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो क्लाइंट 4 है वो इधर कनेक्ट होगा, और प्लस जो बाकी 2 सर्वर्स को यूज करने के लिए वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा होगा, यहाँ से कनेक्ट हो रहा होगा। और अगर इन 2 सर्वर्स को इन 2 सर्वर से बात करनी है, इस वाले से और इस वाले से, तो इनके बीच में एक टनल क्रिएट की जाएगी और इस टनल के एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी लगा दी जाती है कि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग इस टनल से अंदर आना जाना बाहर कर सकते हैं, बाकी कोई। सो देयर विल बी अ ब्रिज बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक क्लाउड। तो आपकी कंपनी 4 ने क्या करा, किस तरह का इंप्लीमेंटेशन किया, आधा पब्लिक क्लाउड पे कर दिया, आधा प्राइवेट क्लाउड पे कर दिया, और इन दोनों के बीच में एक टनल बना दी। तो इस तरह के क्लाउड को कहा जाता है हाइब्रिड इंप्लीमेंटेशन, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट, पब्लिक डिप्लॉयमेंट, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट। प्राइवेट मतलब पूरा का पूरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड आपके लिए बनाया जाएगा, बट देन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, यूट्यूब पे मिलेगा, यस इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा उत्कर्ष, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे कल के सेशन का मिला था इसका भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे क्लाउड के डिप्लॉयमेंट के मॉडल्स थे, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। आ रही समझ में इसकी ये चीज, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड, ये 3 तरह के हमारे क्लाउड के डिप्लॉयमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन था। अब एक क्लासिफिकेशन और है क्लाउड का, सर्विस मॉडल के हिसाब से। यहाँ आप देखो एक और वो है क्लासिफिकेशन, हमने डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि 3 तरह का डिप्लॉयमेंट होता है, पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट। एक और क्लासिफिकेशन है सर्विस मॉडल के हिसाब से। बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी
क्या नाम था उसका, अंजलि, अंजलि गर्ग, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ रहे हो अंजलि आप? अंजलि, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन किया। कंपनीज क्या होते हैं, कंपनीज के प्रोडक्शन सर्वर पहले आपके खुद के ऑफिस में रखती थी कंपनी। जैसे रिलायंस का ऑफिस है, रिलायंस के पास 250 सर्वर हैं, इससे कम नहीं होते, पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में से 250 500 ऐसे सर्वर्स होते हैं। अब रिलायंस के पास 250 सर्वर हैं, तो 250 सर्वर को मैनेज, मेंटेन, अपडेट, बैकअप, पूरा उनका ध्यान रखना रिलायंस को खुद करना पड़ता था। अब रिलायंस का मेन काम क्या है? तेल बेचना। रिलायंस ऑयल, इसका इंडस्ट्री का जो हमारा जो ऑयल में काम करती है, रिलायंस क्या है उस डिवीजन का नाम, मैं भूल रही हूँ, वो वाले का। अब उनको 250 सर्वर मैनेज करने पड़ते थे। उसकी बजाय रिलायंस ने क्या डिसीजन लिया कि मैं इन 250 सर्वर्स को किसी और को दे दूंगा मैनेज, मेंटेन, अपडेट करने के लिए। वो उसने किसको दिया? AWS को दिया। तो रिलायंस ने क्या किया, अपना जो कंप्यूट था उसको अमेजोन को दे दिया। अमेजोन उसे मैनेज, मेंटेन, अपडेट करता है, और रिलायंस क्या करता है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके उन सर्वर्स को बस यूज करता है। बाकी उसे मैनेज, मेंटेन, अपडेट करने का काम AWS कर रहे हैं। तो कंप्यूट को कनेक्ट करना ओवर द क्लाउड इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। मेजर डिफरेंस जो इन तीनों मॉडल्स के बीच में है, वो डिफरेंस ये है कि आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वो पूरा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ रहता है, मतलब कि उस क्लाउड के ऊपर कोई भी दूसरा नहीं आ सकता। पब्लिक क्लाउड के ऊपर कोई भी आके अपनी मशीन क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी अपन भी एक मशीन क्रिएट करेंगे आज क्लाउड के ऊपर। मैं आप लोगों को एक मशीन क्रिएट करके एक छोटी सी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी आज उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, ठीक है? तो हम जाएंगे क्लाउड के ऊपर मशीन क्रिएट करने, तो हम कहाँ क्रिएट करेंगे? पब्लिक क्लाउड में क्रिएट करेंगे। लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो कहाँ क्रिएट करती हैं? उनकी मर्जी है, प्राइवेट में करती हैं या फिर पब्लिक में करती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रिटिकलिटी ऑफ द डेटा। जनरली जो डिफेंस है, गवर्नमेंट है, यही लोग प्राइवेट पे जाती है क्योंकि ज्यादा पैसा उनके पास ही होता है। प्राइवेट कंपनीज भी क्या करती है? हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉय करती हैं। जो उनका क्रिटिकल डेटा है उसे प्राइवेट में रख देती है, नॉन क्रिटिकल को पब्लिक में रख देती है, और दोनों के बीच में टनल बना देती है कि जब यहाँ से यहाँ बातचीत हो तो सिक्योर हो। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो मतलब किस तरह से करेगा अमेजोन। पूरा आपका डेटा प्राइवेट रखेगा, पूरा पब्लिक रखेगा, या थोड़ा पब्लिक थोड़ा प्राइवेट रखेगा। दिस इज द डिफरेंस। प्राइवेट ज्यादा एक्सपेंसिव, पब्लिक सबसे कम एक्सपेंसिव, और हाइब्रिड मीडियम एक्सपेंसिव है। पब्लिक में आपको फिर भी हाइब्रिड, जैसे पब्लिक क्लाउड में आपको, प्राइवेट क्लाउड में अगर आपको जैसे मैंने दिखाया कि $3 लग रहे हैं, तो समझ के चलो कि हाइब्रिड क्लाउड में आपका डॉलर का खर्चा दो ही रह जाएगा, और पब्लिक क्लाउड में 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट का भी डिफरेंस आ जाता है, आप किस तरह का डिप्लॉयमेंट मॉडल ले रहे हो, ठीक है? सिमिलरली आपका जो क्लाउड का क्लासिफिकेशन है, सिमिलरली आपका जो क्लाउड का क्लासिफिकेशन है एक और तरह से किया हुआ है, वो है आपका सर्विस मॉडल के हिसाब से क्लाउड का क्लासिफिकेशन। अब जब हम कहें सर्विस मॉडल, मतलब क्या? अगर मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो इफ यू कंसीडर अ मेड एट अवर हाउस, काम वाली बाई होती है ना, उसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, आपने काम वाली बाई को बोला कि आपको, काम वाली बाई को क्या करना है? शी हैज टू ओनली कुक फॉर अस, सिर्फ खाना बनाना है। तो काम वाली बाई कितना लेगी? 1200 रुपए पर मंथ मान लो उसने चार्ज किया कि मुझे इतना पैसा दे दोगे तो मैं आपका खाना बना दूंगी। फिर बाद में मैंने बोला नहीं, खाना तो बनाओगी, बाद में आप गैस स्टैंड भी साफ करो और बर्तन भी धो के जाओ, ठीक है? यूटेंसिल्स भी आप क्लीन करो। तो काम वाली क्या बोलेगी? फिर तो 2500 रुपए लगेंगे, इतने में ये सारा काम करके दे दूंगी। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, तुम ब्रूमिंग और मॉपिंग भी कर दो, मतलब झाड़ू पोछा भी कर दो, है ना? तो बोलेगी फिर तो मैम आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे या 3500 रुपए देने पड़ेंगे, तब मैं आपका पूरा काम कर दूंगी।
मतलब मैं जितना ज्यादा काम करवा रही हूँ मेरी बाई से, मुझे उतना ज्यादा उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके, सिमिलरली अमेजोन से भी आप जितना ज्यादा काम करवाओगे, अमेजोन आपसे उतना ज्यादा पैसे लेगा। तो कितना लेवल ऑफ काम आप करवा रहे हो अमेजोन से, उस बेसिस पे आपकी सर्विसेज को, क्लाउड की सर्विसेज को 3 मॉडल्स में बांटा गया है, आस, पास, सास। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पास का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सैस का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये 3 आपके ऑप्शंस हैं। शेयर मार्केट पब्लिक क्लाउड में आता है क्या? शेयर मार्केट इज, देखो अभी फिलहाल शेयर मार्केट क्लाउड पे मूव ही नहीं करा है। आप लोग क्या करते हो, शेयर खान या जो भी ऑनलाइन मनी कंट्रोल ऐसे पोर्टल्स यूज करते हो। शेयर मार्केट इटसेल्फ इज नॉट ऑन द क्लाउड। आप इन पोर्टल्स को यूज करके शेयर ट्रेडिंग करते हो, वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है आपकी। तो यस, दोस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इट डिपेंड्स कि कंपनी ने किस उसके ऊपर उसे होस्ट किया हुआ है। सो यू कैन नॉट से सिटिंग ओवर हियर वेदर इट इज अ प्राइवेट क्लाउड और अ पब्लिक क्लाउड। इट विल बी अ क्लाउड which is selected by the company for your security. जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा अपना डाटा प्राइवेट क्लाउड के ऊपर रखना ही प्रेफर करती है रादर देन कीपिंग ऑन पब्लिक, बिकॉज उसके अंदर फाइनेंशियल बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। ओके, नाउ वी आर गेटिंग, जय आपने जो लिखा है वो बॉक्स आया है, वी आर नॉट एबल टू गेट इट। ठीक है, कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? So you can type it again and send it to me. तो यहाँ पे जब हम बात करें, जब कोई भी कंपनी, कोई भी एक्स कंपनी अपना सर्वर जो है वो किसे देती है, Amazon को मैनेज करने के लिए देती है, तो उसके पास क्या क्या चीजें वो दे सकती है। देखो हम देखते हैं कि वो क्या क्या काम करवाती है कंपनी क्लाउड से। सबसे पहले देखो हम ओपन करते हैं, वाइट स्क्रीन लेके आ रही हूँ ताकि मैं आपको ड्रॉ करके समझा सकूं। अभी कंपनी ने बोला कि भाई, ए कंपनी ने बोला कि बॉस अमेजोन को, आपको मेरा डेटा, मेरा सर्वर मैनेज करना है। अमेजोन मतलब AWS को बोला, तो अमेजोन क्या करेगा, ये ए कंपनी क्या करेगी, इंटरनेट का कनेक्शन ले लेगी। बस वो बोलेगी कि मैंने इंटरनेट से कनेक्टिविटी ले ली है, अब आप मेरा सर्वर आपके ऑफिस में रखो और मैं उस सर्वर को सिक्योरली यूज कर सकूं, ऐसी सुविधा मुझे करके दो। तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन इस ए कंपनी के लिए यहाँ पे इस कंपनी का जो डेटा जब इधर आएगा तो वो डेटा यहाँ तक पहुंच सके, उसके लिए वो इंटरनेट का कनेक्शन लेगा। एक इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाए तो दूसरे से काम चलता रहे, उसके लिए दूसरा इंटरनेट कनेक्शन भी लेके रखेगा। उसके बाद उसके सर्वर्स को कोई अनऑथराइज्ड लोग एक्सेस ना कर सके, उसके लिए फायरवॉल भी रखेगा। अब अमेजोन ने इस ए कस्टमर ने बोला था कि उसको उसका जो सर्वर है वो पब्लिक क्लाउड पे रखना है, तो अमेजोन के पास एक सर्वर था, उसने वर्चुअलाइजेशन करके यहाँ पे एक VM बना दिया, वर्चुअल मशीन बना दी। इस मशीन को किसको असाइन कर दिया, ए को असाइन कर दिया। तो इस VM को यहाँ नेटवर्क से कनेक्टिविटी दे देगा, ताकि जब ए यूजर आए तो वो अपनी वर्चुअल मशीन तक ही पहुंच पाए, किसी भी रास्ते से आए, सिर्फ अपनी वर्चुअल मशीन तक पहुंच पाए। दूसरे लोगों की जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे रखी हुई है, मे बी B की, C की, D की, उनकी मशीन को ए हाथ ना लगा सके। ठीक है, तो ये जो पूरी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो क्या क्या दिया हमने, ए क्लाइंट को अमेजोन ने क्या क्या दिया, ए क्लाइंट को अमेजोन ने दिया नेटवर्क, जिससे वो उसके सर्वर को कनेक्ट कर पा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, जिसे वो कनेक्ट कर पा रहा है और सिक्योरली कनेक्ट कर पा रहा है। और तीसरी चीज जो अमेजोन ने प्रोवाइड करी वो थी क्या, सर्वर, VM दिया। अब VM पे उसने क्या क्या दिया, VM पे उसने, अगर हम यहाँ VM ड्रॉ करते हैं छोटा सा, तो VM पे उसने क्या दिया, सबसे पहले तो
कितने सीपीयू के कोर्स चाहिए आपको, ए बताएगा ना, 4 कोर चाहिए, 8 कोर चाहिए, कैसा सीपीयू चाहिए। फिर उसने क्या दिया, रैम दिया, बोले 32 GB रैम चाहिए, 128 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, कितना रैम चाहिए। अमेजोन पूछेगा, किससे पूछेगा, ए से पूछेगा। तो उसने बोला मुझे 8 GB रैम चाहिए। तो अमेजोन ने 8 GB रैम, 4 कोर का प्रोसेसर, ठीक है। फिर अमेजोन पूछेगा कितनी हार्ड डिस्क चाहिए आपको, तो बोले हमको 2 TB हार्ड डिस्क चाहिए, इतना। तो क्या क्या प्रोवाइड करा अमेजोन ने, नेटवर्क, सर्वर और सिक्योरिटी। और सर्वर में क्या, सीपीयू, रैम और स्टोरेज। अगर अमेजोन से हम सिर्फ इतनी सर्विस लेते हैं, बाकी इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, उसके ऊपर जावा वगैरह रन टाइम प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज होती है वो इंस्टॉल करना, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, हम ये काम खुद करेंगे। हम ये काम अमेजोन को नहीं बोलते कि आप ये काम भी हमारे लिए करो। तो इस तरह की सर्विस जिसमें हम लोग नेटवर्क, सिक्योरिटी और सर्वर ही ले रहे हैं, सर्वर का भी क्या, खाली हार्डवेयर ले रहे हैं अमेजोन से, तो इस तरह की सर्विस को कहा जाता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वी कॉल इट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लेकिन अगर मैं अमेजोन को बोलूंगी कि बॉस आप मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके दो, रन टाइम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दो, मैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं सिर्फ मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा और काम करने लग जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरा नेटवर्क कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे सिक्योर हो रहा है, वीएम में मुझे कितने कोर मिल रहे हैं, कितनी रैम मिल रही है, कितना हार्ड डिस्क मिल रहा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा प्लेटफॉर्म आपने मुझे बना के दिया है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ मेरी एप्लीकेशन उसके ऊपर लोड करूंगा और काम करना चालू कर दूंगा। तब हम अमेजोन से किस तरह की सर्विस ले रहे हैं, पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और या फिर हम कौन है, एंड यूजर। मैं क्या हूं, एक आर्किटेक्ट हूं, सपोज से, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट सपोज से मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मैं अमेजोन के पास गई, अमेजोन को मैंने बोला बॉस मुझे कुछ नहीं आता आईटी, मुझे क्या करना है, अडोबे करके जो सॉफ्टवेयर है अडोब, मैं उसके ऊपर जाके मेरे आर्किटेक्चरल डायग्राम्स बनाऊंगी, तुम एक काम करो, ये एडोब नाम का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दो, उसमें मेरे नाम का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर दो, मैं सिर्फ उस यूजर नेम पासवर्ड से कनेक्ट होके मेरे डायग्राम्स बनाऊंगी और उन्हें डाउनलोड करके मेरे क्लाइंट को भेज दूंगी। तो तुम मतलब मुझे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके दो और उसे भी तुम ही मेंटेन करो, लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग सब तुम देखो, मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला हूँ। तो हम अमेजोन से किस तरह की सर्विस ले रहे हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन सर्विस मॉडल। तो हमारे पास 2 तरह के क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े, पहला डिप्लॉयमेंट मॉडल के हिसाब से क्लासिफिकेशन जिसमें 3 चीजें, पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट, और दूसरा सर्विस मॉडल के हिसाब से क्लासिफिकेशन जिसमें भी 3 चीजें थी, आस, सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन, अंजलि इज आस्किंग कि मैम SaaS का फुल नेम रिपीट कर दीजिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और एक और क्वेश्चन आया है जय की तरफ से कि किसका, बेटा आपने लिखा है मैम इसका मेन वर्किंग डेटा स्टोर कहाँ होता है, पर किसका पूछ रहे हो आप जय, किसका डेटा कहाँ स्टोर होता है। क्लाउड का पूरा डेटा क्लाउड के पास स्टोर होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता, कस्टमर के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लाउड का पूरा डेटा क्लाउड के पास स्टोर होता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये बहुत मेन है, ये वाली जो स्लाइड है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी को जब आप सजेस्ट करोगे ना कि किस तरह का क्लाउड इंप्लीमेंट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस 3 तरह से हम कर सकते हैं, आसपास SaaS 3 मॉडल्स होते हैं। सो दिस यू शुड ऑलवेज नो अबाउट। ओके, मूविंग अहेड, ये हो गया है, मैं ऑलरेडी इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो क्लाउड का बेनिफिट
अगर हम लोग बोले कि क्लाउड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास, तो क्या क्या कहा जा सकता है क्लाउड के बेनिफिट्स के लिए? सबसे पहले तो क्लाउड जो है इट इज स्केलेबल एंड इलास्टिक इन नेचर। स्केलेबल एंड इलास्टिक इन नेचर का क्या मतलब होता है कि भाई आज मुझे, जैसे रियल वर्ल्ड में आप मुझे बताओ, आज आपने 2 TB की हार्ड डिस्क खरीद ली, कल को आपका डेटा 2 TB से ज्यादा हो गया, कल को आपका डेटा 2 TB से ज्यादा हो गया, तो आप क्या करते हो? 4 TB की हार्ड डिस्क खरीदोगे, ये 2 TB का डेटा इसमें कॉपी कर लोगे, और ये 2 TB की हार्ड डिस्क को या तो वेस्ट हो जाएगा आपके लिए, या फिर आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज करोगे। पर आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसी 2 TB को बढ़ा के मैं 4 TB कर दूं। इलास्टिक कैसे खिंच के लंबा हो जाता है ना इलास्टिक, तो ऐसी इलास्टिसिटी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन क्लाउड में हमारे पास इलास्टिसिटी होती है। मेरे आज मैंने 2 TB की स्पेस क्लाउड से परचेस करी, कल को मुझे 4 TB चाहिए तो मैं उसे 4 TB में कन्वर्ट कर दूंगी। ये 2 TB मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 TB अलग से एक हार्ड ड्राइव थी या वर्चुअलाइज्ड स्टोरेज था, कैसा था, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ओके, सो नाउ पहला बेनिफिट हो गया स्केलेबल, सॉरी इलास्टिक। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? स्केलेबल। स्केलेबल मतलब मुझे जब भी चाहिए, जैसे आज सपोज से मेरा ऑफिस इंदौर में है, मैंने क्या किया, मेरे सारे सर्वर जो हैं वो क्लाउड में रखे हुए हैं, ये रहे क्लाउड में, ठीक है। और मेरे इंदौर के ऑफिस के लोग क्या करते हैं, इंदौर से कनेक्ट होते हैं, कहाँ कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, क्लाउड पे कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से डेटा एक्सेस करना चालू कर देते हैं और अपना काम सब चालू कर देते हैं। कल को मैंने एक ऑफिस सतना में खोला, मुझे वहां भी 4 लोगों को बिठाना है, तो मैं क्या करूंगी, उन बंदों को सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे देंगे और उन लोगों को बोलेंगे आओ भाई आपका लैपटॉप कनेक्ट करके बैठ जाओ। हमें सर्वर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर कहाँ है मेरे, ऑलरेडी क्लाउड में है। तुम यहाँ से बैठो और जो सर्वर इंदौर के लोग यूज कर रहे हैं, तुम भी यहाँ इंटरनेट से कनेक्ट होके वो सेम सर्वर यूज करो। नया ऑफिस खोलना कितना आसान हो गया। पहले क्या होता था, इंदौर में ही सर्वर रहते थे जिसे इंदौर के लोग यूज कर रहे होते थे। सतना में ऑफिस खोला और नए सर्वर बनाने पड़ेंगे मुझे 3, इसे सतना के लोग यूज करेंगे। फिर इंदौर के सर्वर और सतना के सर्वर के बीच में बैकअप चलता था, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अभी क्या हो गया, सर्वर यहाँ सेंट्रल लोकेशन पे है, इंदौर वाले भी यही सर्वर यूज कर रहे हैं, सतना वाले भी यही सर्वर यूज कर रहे हैं, काम इजी। तो इट इज स्केलेबल। ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग भी हो गया, मुझे अपना अपफ्रंट आईटी के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना, मैं महीने के महीने किराए के जैसे दे सकती हूँ। जहां मेरे को 2 करोड़ शुरुआत में मुझे इन्वेस्ट करने पड़ जाते थे सर्वर, नेटवर्क, सिक्योरिटी, फायरवॉल के ऊपर, वहां आज हम क्या करते हैं, 1 महीने का रेंट दे देंगे। कितना कितना आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपए आ जाएगा पर मंथ, उतना दे दूंगी, बाकी पैसा मैं मेरे बिजनेस में लगाऊंगी ना। बेनिफिट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अंजलि, हम लोग क्लाउड में अपना खुद का सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, अंजलि ने बताया था कि चैट विंडो पे कि हम क्या करेंगे अगर 2 TB का डेटा हम को 4 में कन्वर्ट करना है, तो सही लिखा है अंजलि आपने। साइबर अटैक का स्नेहा ने क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन स्नेहा, कि साइबर अटैक क्या। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का ये अगर एडवांटेजेस हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्लाउड इज नॉट सिक्योर, लेकिन क्लाउड के ऊपर जो सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंता हमेशा बनी रहती है। लेकिन आप एक चीज सोचो, हम लोग लॉकर क्यों लेते हैं बैंक के, हम क्या करते हैं, हमारी पूरी ज्वेलरी कहाँ रख देते हैं, बैंक के लॉकर में रख देते हैं, राइट। हम हमारे घर में भी तो रख सकते थे। अगर हमारा डेटा हमारे घर में हम ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, तो हम अपना डेटा घर पे क्यों नहीं रखते हैं, वाई डू वी कीप इट इन लॉकर हमारी ज्वेलरी को। उसके लिए 2 रीजंस हैं। पहला रीजन कि हमारी जो
पहला रीजन क्या है कि ये जो आपको लॉकर प्रोवाइड कर रहा है ना, ये बैंक बहुत ज्यादा उधेड़ बात करूं तो हैं बहुत ज्यादा उधेड़ बात करूं। आप लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्टरबेंस ओवर हियर। क्लाउड सर्वर हैक हो जाए तो मैम, आई एम गिविंग दिस आंसर ओनली, है ना। तो बैंक क्या है, बैंक को एक्सपीरियंस है, बैंक के पास एक्सपीरियंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और बैंक का काम ही ये है लॉकर को प्रोटेक्ट करना। और अगर इन केस बैंक का लॉकर टूट जाता है तो बैंक की रेपुटेशन को कितना बड़ा धक्का पहुंचता है। और किसी भी कंपनी का रेपुटेशन लॉस मतलब बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस मतलब कंपनी के बंद होने की कगार आ जाती है। तो जो डेटा हमने क्लाउड में रखा है, तो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, देखो नाम देखो उनके, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अभी रेड हैट भी आ गया है इस रेस में। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे रखेंगी? इन्होंने अगर सर्विस लॉन्च की है तो वो सर्विस डेफिनेटली सिक्योर्ड सर्विस ही है, जिसके कि हैक होने के चांसेस कम होते हैं। नहीं होते ऐसा नहीं बोल रही मैं, पर कम होते हैं। पर देन हैकिंग तो आपकी खुद की प्रेमाइस पे भी हो सकती है ना, और आपका एक्सपीरियंस तो कम है। तो हम किसी प्रोफेशनल को ये काम हैंडल करने के लिए दे तो हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा ना। देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आपके हिसाब से यूएस का डिफेंस सिस्टम कैसा है? यूएस की गवर्नमेंट का डिफेंस और गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को लेकर क्या नजरिया होगा आप लोगों के हिसाब से? बहुत ज्यादा ध्यान रखते होंगे ना वो लोग तो सिक्योरिटी का, है ना, क्योंकि यूएस का डिफेंस, यूएस की गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अमेजॉन का क्लाउड, अमेजॉन का डेटा सेंटर कहाँ पे, मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजॉन का मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, ओपन कर रही हूँ मैं वेबसाइट। ये जो सामने आपको ग्लोब नजर आ रहा है ना, इसमें जितनी भी जगह आपको पीली पीली और नीली नीली बिंदियां नजर आ रही हैं, दे आर ऑल आर डेटा सेंटर्स ऑफ अमेजॉन। इंडिया में भी है, देखो लेके चलती हूँ आपको इंडिया। दिस इज आवर, मेरा प्यारा भारत। ये देख रहे हैं पीली नीली पिंक बिंदियां, ये सब एक्चुअली अमेजॉन के डेटा सेंटर्स हैं। और ये जो डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये अमेजॉन की नेटवर्क कनेक्टिविटी है। अंडर द सी डेडिकेटेड केबल्स डाली हुई हैं अमेजॉन ने अपने एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्ट करने के लिए। किसी की केबल्स का भरोसा नहीं लेता वो, खुद की केबल्स डाली हुई हैं उसने। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा यूएस की तरफ आओ, हम एशिया पैसिफिक से निकल के जा रहे हैं यूएस में। ये देखो आपको दो पीली कलर की बिंदियां दिख रही है, गवर्नमेंट क्लाउड दिख रहा, ये प्राइवेट क्लाउड है। गवर्नमेंट, एक ये रहा गवर्नमेंट का क्लाउड, एक ये रहा गवर्नमेंट का क्लाउड। अगर अमेजॉन के क्लाउड के ऊपर यूएस की गवर्नमेंट का क्लाउड है, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी के कितने टाइट पैरामीटर्स लगाए होंगे। और आपको एक और बात बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट अजोर के क्लाउड के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट आने वाली है थोड़े टाइम में। सो क्लाउड्स आर सिक्योर। शुरू में था एक रिस्क कि क्लाउड की सिक्योरिटी के ऊपर सब लोग क्वेश्चन करते थे, बट नाउ विद एज दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, जैसे जैसे आगे बढ़े ये चीजें, ये डर जो है उन लोगों को भी एक्सपीरियंस आता गया, वो भी मैच्योर होते चले गए, और अभी क्लाउड के ऊपर सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, हैक होना नहीं हैक होना, तो मैंने कल भी बताया था कि लॉक्स आर फॉर द जेंटलमैन्स नॉट फॉर द थीव्स। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजॉन, अभी आज मैं आपको एक मशीन लॉन्च करके दिखाऊंगी
देखो मैं उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी कहाँ कहाँ होती है वो दिखाऊंगी, ठीक है। अब अगर आपको Amazon क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना कैरियर बनाना है तो दीज आर द सर्टिफिकेशंस दैट यू कैन डू। सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हो प्रैक्टिशनर लेवल से, उसके बाद आपका आता है एसोसिएट लेवल, फिर आपका आता है प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं एग्जामिनेशन के। आई एम सर्टिफाइड क्लाउड प्रोफेशनल, मेरे पास सर्टिफिकेट है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का। सो ये टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। कल हम CCNA की बात कर रहे थे, उसमें सिस्को की बात कर रहे थे, सिस्को में भी ऐसे पिरामिड है, CCNA, CCNP, उसके बाद CCIE और CCI आर्किटेक्ट। आई एम CCIE सर्टिफाइड इंडिविजुअल, मैंने कल बताया था आपको, बैक इन 2009 मैंने ये सर्टिफिकेशन अचीव करी थी राउटिंग एंड स्विचिंग में। इसमें 8 घंटे का पेपर होता है, CCI का जो पेपर होता है 8 घंटे की लैब एग्जाम होती है। मैंने वो 8 घंटे की एग्जाम क्रैक करी थी 2009 में, और अभी तक मेरा स्टेटस जो है वो एक्टिव है। हॉल ऑफ फेम में मेरा नाम नजर आता है निशा चौहान के नाम से। अगर आप सिस्को हॉल ऑफ फेम लिख के सर्च करोगे और वहां पे मेरा नंबर, मेरा सिस्को का नंबर 25020 को सर्च करो, उसके सामने मेरा नाम लिखा दिखाई देगा, निशा चौहान। सिमिलरली आपका आई एम सर्टिफाइड विद दिस, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्लाउड प्रैक्टिशनर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेशनल। ओके, दीज आर द 3 लेवल्स। इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक होता है आपका ऑपरेशंस और एक होता है आपका डेवलपमेंट। सॉरी मैंने गलत जगह पे मार्किंग कर दी। सो आपके एक आपका डोमेन है आर्किटेक्ट, एक है ऑपरेशंस और एक है डेवलपर। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ना, उनके लिए क्लाउड अलग है, वो ये वाली पढ़ाई करते हैं। लेकिन जिन्हें CCNA के बाद क्लाउड पढ़ना है वो असल में ये वाली क्लाउड की पढ़ाई करते हैं। दिस इज द थिंग दैट दे स्टडी। ओके, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। सो जो कोर्स आई ट्रेन यू कराता है वो यही है। तो यू कैन फर्स्ट अटेंड द कोर्स फॉर AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। आपके कॉलेज में ये कंडक्ट होगा, आप आपके फैकल्टीज के साथ कनेक्ट होइएगा, सो दे विल बी डूइंग इट फॉर यू। सो ये सबसे पहला कोर्स होगा और उसके बाद इफ यू वांट यू कैन प्रोसीड विद द प्रोफेशनल। लेकिन जो वो रहते हैं प्लेसमेंट्स जब भी होते हैं या फिर सिलेक्शंस जब भी होते हैं, वहां पे एसोसिएट लेवल तक का बच्चा इनफ होता है। प्रोफेशनल लेवल के साथ आपके पास ना कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इस डिग्री का मतलब है। आप जब कॉलेज से शुरुआत करते हो तो आपको एसोसिएट लेवल तक की पढ़ाई मोर देन इनफ होती है टू गेट सिलेक्टेड इन द प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड टू द रियल क्लाउड, लेट्स फील कि रियल क्लाउड कैसा दिखता है। आपको पता है अमेज़न ने आप लोगों के लिए एक वो बना के रखी हुई है, फैसिलिटी बना के रखी हुई है, जिसमें आप फ्री में अमेज़न का पूरा क्लाउड सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अमेज़न का यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए अमेज़न ने आपको क्या दिया हुआ है, फ्री टियर अकाउंट। अमेज़न के फ्री टियर अकाउंट में कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है और उसके बाद अमेज़न की सारी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक, ऑफ कोर्स विद सर्टेन लिमिटेशंस, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कोर्स करने की सोचते हो तो आपको क्लाउड के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है। देखो 12 मंथ्स फ्री, ये देखो कुछ सर्विसेज 12 मंथ्स के लिए फ्री हैं, कुछ सर्विसेज ऑलवेज फ्री हैं, कुछ सर्विस 3 दिन के लिए फ्री, कुछ 30 दिन के लिए फ्री हैं। कौन कौन सी फ्री सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, देखो यहाँ पे अमेज़न पूरी लिस्टिंग देता है आपको। तो आप ये फ्री टियर अकाउंट, अब बात आती है कि बना कैसे सकते हो। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। हम कैसे आए इस पेज के ऊपर, हम थे गूगल के ऊपर, google.com पे थे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, AWS
फ्री टियर अकाउंट, या फिर आप सिर्फ इतना लिखो AWS कंसोल, दैट्स इट। प्रेस एंटर, आपको पहला ही पेज नजर आएगा AWS मैनेजमेंट कंसोल का, क्लिक करो उसके ऊपर। दिस इज द पेज, यहां से आप आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप अपनी अकाउंट क्रिएशन की प्रोसेस स्टार्ट? यहाँ देखो टॉप पे लिखा दिख रहा है साइन इन टू द कंसोल, यहाँ क्लिक करो। यहाँ देखो लास्ट में क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, इस पे क्लिक किया हमने, साइन अप पेज आएगा। साइन अप पेज में ना ये जो पहला पेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है, जिस ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को क्लाउड के ऊपर। दूसरी आपको यहाँ पे पासवर्ड देनी है और उसे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का नाम देना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस तो अपन अब कभी कभी ऐसा भी बना लेते हैं ना, क्यूट टेडी 97, तो अमेजोन को क्या पता चलेगा कि आपका अकाउंट का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे अकाउंट का नाम दें एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। आफ्टर यू क्लिक ऑन कंटिन्यू, अमेजोन आपसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स मांगता है, और उसके बाद वो आपसे आपकी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगता है। सो डोंट वरी अबाउट कि मैं अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करूंगा तो मेरा कुछ खर्चा हो जाएगा या अमेजोन अपने आप पैसे काट लेगा। अमेजोन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ₹2 काटता है आपके अकाउंट से, और 48 आवर्स के अंदर ये ₹2 वो वापस रिटर्न भी कर देता है। इसके सिवा कोई भी पैसा अमेजोन आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये पूरी डिटेल देके OTP वेरिफिकेशन करवाता है, वो OTP वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट जो है वो रेडी कर सकते हो। एंड वंस योर अकाउंट इज रेडी, आप अमेजोन की फ्री सर्विसेज जो है वो यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं लॉग इन कर रही हूँ मेरे अकाउंट में, सो आई एम लॉग्ड इन। आप जब अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा पेज नजर आएगा, AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ टॉप पे देखो वो जो अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा था ना, मैं वापस ओपन करती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पेज। ग्लोब के ऊपर बहुत सारी बिंदियां दिख रही थी, मैंने इसमें से बोला था ऑरेंज कलर की जो बिंदियां हैं और ब्लू कलर की बिंदियां, ये डेटा सेंटर है अमेजोन का। तो एक्चुअली क्या रहता है, अमेजोन ने अपने पूरे वर्ल्ड को, देखो सबसे पहले आपको मेन टॉप ऑरेंज कलर की चीजें नजर आ रही है, इसे कहा जाता है रीजन्स। अमेजोन ने क्या किया है, पूरे ग्लोब को रीजन्स में डिवाइड किया। जैसे देखो मुंबई भी एक रीजन है, और मुंबई रीजन के अंदर 3 ब्लू कलर की डॉट्स दिख रही हैं, ये है आपकी अवेलेबिलिटी जोन्स। तो असल में क्या किया है अमेजोन ने, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया है रीजन्स में, और हर एक रीजन में उसने क्या बनाए हैं, अवेलेबिलिटी जोन, AZ1, AZ2 एंड AZ3। जनरली हर रीजन के अंदर कम से कम, अंजलि मैं बताऊंगी आपको, है ना, जनरली हर रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अंजलि इज आस्किंग कि रूट यूजर क्या होता है। हमने जब लॉगिन करा तो उसमें लिखा हुआ था लॉगिन एज रूट यूजर। ठीक है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अंजलि। I must say you have an excellent observation skills and you are paying a lot of attention on the screen. रूट यूजर होता है मेन यूजर। जब आप किसी कंपनी के ओनर हो तो आप अपनी कंपनी का रूट अकाउंट बनाओगे और अपने एम्प्लॉयज के लिए IAM अकाउंट्स बनाते हो। जो दूसरा लिखा हुआ था ऑप्शन वो IAM अकाउंट्स था, तो जो आप एम्प्लॉयज के लिए बनाते हो वो IAM अकाउंट्स बनाते हो, जिसमें आप कम पावर देते हो कि भाई X एम्प्लॉय सिर्फ ABC काम कर सकता है, Y एम्प्लॉय XYZ काम कर सकता है, तो वो IAM यूजर होता है। रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर, जो पूरे क्लाउड के पोर्टल की सारी चीजों को यूज कर सकता है। तो जब आप अभी अकाउंट क्रिएशन की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वैसे अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आपका रूट अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो अमेजोन ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को रीजन्स में डिवाइड किया है। हर एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है। मिनिमम कितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, एक उसमें 2, मिनिमम 2 होते हैं।
कम से कम 2 होंगे, एक आपका प्राइमरी, एक आपका सेकेंडरी। प्राइमरी फेल तो काम सेकेंडरी से चलता रहे, इसीलिए आपके कम से कम 2 अवेलेबिलिटी जोन्स जो होते हैं हर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी अगर देखें तो देखो मुझे रीजन्स यहाँ नजर आते हैं। देखो टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे देखो, कर्सर देखो मेरा आप लोग, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मुंबई लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो, ये देखो ये सब मेरे रीजन्स हैं। इसमें देखो हम मुंबई में हैं, अभी मुंबई रीजन पे मैं कनेक्ट। मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे किसी भी रीजन में मशीन बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है मुंबई में ही बना सकती हूँ। लेट मी गो टू नॉर्थ वर्जीनिया यूएस, क्लिक कर दो, तो आपकी अब जो मशीन बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखो नॉर्थ वर्जीनिया में। एक और चीज देखो, यहाँ इस पूरी लिस्ट में तुमको गवर्नमेंट का क्लाउड का नाम नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको कौन से क्लाउड दिख रहे हैं, पब्लिक क्लाउड दिख रहे हैं। गवर्नमेंट का क्लाउड प्राइवेट क्लाउड है, वो इस लिस्ट में नहीं दिखेगा, आप नहीं बना सकते उसके अंदर मशीन, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट क्लाउड, सो यू वोंट सी इट हेयर। ठीक है, नाउ अगर मुझे मशीन बनानी है, मुझे एक सर्वर लॉन्च करना है क्लाउड में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इट्स वेरी सिंपल। टॉप पे आपको सर्विसेज लिखा हुआ दिख रहा, क्लिक ऑन दैट, EC2 लिखा है यहाँ पे, देखो कंप्यूट। देखो हम कितना कुछ कर सकते हैं क्लाउड में, ब्लॉकचेन, सैटेलाइट, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आई कैन डू सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, हम IoT कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं, मीडिया, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन ऑन द क्लाउड, बट देन हर वन पर्सन कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट डू यू हैव टू लर्न। तो हमने सर्विसेज में जाके क्लिक करा और EC2 इलास्टिक क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड फुल फॉर्म होता है EC2 का, ठीक है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं EC2 डैशबोर्ड। मुझे यहाँ दिखा रहा है कि मेरे पास इंस्टेंस, क्लाउड में मशीन जब हम बनाते हैं या वर्चुअल मशीन जब हम बनाते हैं तो उसे कहा जाता है इंस्टेंस। तो वो मुझे बता रहा है कि मेरे क्लाउड में अभी एक भी इंस्टेंस इज नॉट रनिंग। आई सेड ओके, आई वांट टू लॉन्च एन इंस्टेंस। थोड़ा सा नीचे जाओ, देखो ऑप्शन दिख रही, लॉन्च इंस्टेंस। टू गेट स्टार्टेड, लॉन्च एन EC2 इंस्टेंस इन योर, दैट इज योर वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। हम वर्चुअल सर्वर बना रहे हैं क्लाउड में, लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 7 स्टेप्स का एक विजार्ड ओपन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। प्रेटी सिंपल, हम बस चीजें सिलेक्ट करते जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट, मुझे Amazon, मुझे लाइनेक्स की मशीन बनानी है, मुझे विंडोज की मशीन बनानी है, क्या बनानी है मुझे। मैंने कहा चलो लाइनेक्स की मशीन बना लेती हूँ। आपके पास देखो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो नीचे जाओगे ना तो ये देखो रेड हैट की मशीन बना सकते हो, SUSE लाइनेक्स की बना सकते हो, उबंटू की बना सकते हो, और नीचे जाओ ये देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सर्वर बना सकते हो, डीप लर्निंग की बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी मशीन आप सिलेक्ट करो उसके नीचे ये लिखा हुआ होना चाहिए, फ्री टियर एलिजिबल। जैसे इसके नीचे नहीं लिखा हुआ है ना डीप लर्निंग AMI पे, तो अब ये ले लोगे ना तो पैसे लगेंगे। ओके, सो ऑलवेज सी कि आप कौन सी मशीन ले रहे हो। जैसे मान लो कि मैंने लाइनेक्स की मशीन ले ली, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने CPU के कोर्स चाहिए, कितनी रैम चाहिए और कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, और नेटवर्क की स्पीड, कितनी स्पीड से आपकी मशीन की कनेक्टिविटी चाहिए वो बताओ। तो देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। CPU यहाँ दिख रहा है, देखो 1 2, मैं CPU पे क्लिक करूंगी ना तो ये देखो मुझे यहाँ नजर आता है कि मैं 128 कोर का, मतलब मेरे पास 128 CPUs भी हो सकते हैं एक सर्वर के अंदर। और ये देखो ये रैम है, जनरली अपने लैपटॉप पे कितनी रैम होती है, 8 GB रैम, 16 GB रैम। यहाँ आप रैम का साइज देखो 3904 GB रैम, मतलब 4 TB रैम, हार्ड डिस्क नहीं, रैम 4 TB की, इतना हैवी
सर्वर अमेजोन आपको बनाने की अवेलेबिलिटी देता है। अपना गीगाबिट पोर्ट का कनेक्टिविटी रहता है ना लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट करने के लिए, ये देखो अमेजोन 25 गीगाबिट की कनेक्टिविटी आपको दे रहा है कि आप 25 गीगाबिट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर वाला सर्वर बना सकते हो। वो छोड़ो, 100 गीगाबिट इतना ज्यादा स्पीड से चलने वाला सर्वर दे रहा है, लेकिन सबके पैसे लगते हैं। फ्री में सिर्फ क्या मिलता है, ये देखो T2 माइक्रो, दिस इज माय फ्री सर्वर जिसे मैं यूज कर सकती हूँ। इसमें मेरे पास 1 CPU है, 1 GB रैम है, इतना हम फ्री में यूज कर सकते हैं। बाकी सब कोई सा भी लेने के पैसे लगेंगे। हमने जो फ्री टीयर वाला था उसे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ वो मुझे पूछ रहा है कि आपको कितनी मशीन्स आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 भी बोल सकती हूँ, मेरी मर्जी। आई कैन क्रिएट एज मेनी एज आई वॉन्ट। ठीक है, अमेजोन के पास लिमिट है कि फ्री टीयर में आप एक रीजन में 5 मशीन एट ए टाइम लॉन्च कर सकते हो फ्री टीयर में। अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है फिर तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आप अमेजोन से परमिशन लेके कितनी मर्जी मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। पर फ्री टीयर के अंदर एक रीजन के अंदर 5 मशीन्स क्रिएट करने की परमिशन होती है। मैंने बोला मुझे 2 मशीन क्रिएट करके दे दो, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज। ये देखो, ये आपकी हार्ड डिस्क लग रही है। कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए आपको? 8 GB, 20 GB। ये आपकी सी ड्राइव जैसी रूट वॉल्यूम बन रही है। रूट मतलब जिस हार्ड डिस्क के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ये वो है। आप चाहो तो इसी का साइज बड़ा करके 30 GB कर लो, या फिर आप चाहो तो एक और हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, 16 TB तक आप हार्ड डिस्क का साइज क्रिएट कर सकते हो, 16 TB। एड टैग्स, या नाम दे सकते हो आप मशीन को। मेरी कौन सी मशीन बना रही हूँ मैं, लाइनेक्स मशीन ना, जरूरी नहीं है देना, ऑप्शनल स्टेज है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। ये फायरवॉल आ गई, जो सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप लोग मुझसे, ये फायरवॉल आ गई आपकी। ठीक है, दिस फायरवॉल कहाँ से कौन कनेक्टिविटी ले सकता है मेरी मशीन के ऊपर। अब देखो ये कहाँ क्रिएट होगी मेरी इंस्टेंस, अमेजोन के क्लाउड में। मैं इसे यूज कहाँ बैठ के करूंगी, मेरे इंदौर के ऑफिस में बैठ के मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो मुझे इसे कनेक्ट करने के लिए रिमोट पे इसकी कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। और लाइनेक्स की मशीन को जब आप रिमोट पे कनेक्ट करते हो तो आप SSH नाम का प्रोटोकॉल यूज करते हो, सिक्योर सेशन प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर होता है 22। तो मैंने बोला अगर कोई बंदा बाहर से पोर्ट नंबर 22 के ऊपर मेरी मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसका IP एड्रेस क्या है वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने लिख दिया कि 171.5.6.89/32, सिर्फ यही बंदा मेरी मशीन को SSH के ऊपर कनेक्ट कर सकता है, तो दूसरा कोई भी बंदा आपकी मशीन को कनेक्टिविटी ले ही नहीं पाएगा। ओके, इसीलिए अभी हमने क्या दिखा, क्योंकि हमारा IP चेंज होता रहता है बार बार, तो मैंने एनीवेयर रखा है, मतलब कोई भी कनेक्ट कर सकता है मेरी इस मशीन को। बाकी आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं कि कौन आपकी मशीन को कनेक्ट कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। रिव्यू एंड लॉन्च, दैट्स इट, बन गया मशीन आपका। क्लिक कर दो, लॉन्च। अब हर मशीन का अपना यूजर नेम और पासवर्ड होता है, तो अब हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मशीन का क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं की पेयर। क्या होता है, अमेजोन में पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट होता है फाइल की सिक्योरिटी के लिए। तो आप यहाँ पे अपना की पेयर बना रहे हो, पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर। किस नाम से बना रहे हो, मैंने बोला कि आई वांट टू क्रिएट अ न्यू की पेयर, नाम है RK, रामकृष्ण कॉलेज। ठीक है, RK कर दिया मैंने इसको, और फिर मैं इस की पेयर को डाउनलोड कर ले रही हूँ। तो मेरी पब्लिक एन्क्रिप्शन फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। प्राइवेट की फाइल किसके पास है, अमेजोन के पास, खुद के पास है, सर्वर के पास। मैंने क्या डाउनलोड कर ली, पब्लिक फाइल डाउनलोड कर ली। ओके, और अब हमने इसे कर देना है, नीचे जाओ,
लॉन्च इंस्टेंस, बन गया हमारा वीएम, वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड ऑन द क्लाउड। कितनी बोली थी? 2 बोली थी ना। देखो देखते हैं, सर्विसेज में जाओ, वापस से EC2 के अंदर जाओ, और यहाँ पे देखो आपका EC2 डैशबोर्ड जो है, इसमें देखो रनिंग इंस्टेंस करके आपको एक जगह दिख रही है, रनिंग इंस्टेंस, इस पे क्लिक करो तो देखो आपको दिखाई देगा कि आपकी 2 मशीन्स बन रही हैं। देखो, राइट, 2 machines are being created। अब हम तो यूज तो एक ही मशीन करेंगे। आप जब तक यहाँ पे स्टेटस चेक में 2/2 नहीं लिखा हुआ आ जाता ना, तब तक आप मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, जब तक आपका 2/2 नहीं लिखा हुआ आ जाए, तब तक आप मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मशीन को टाइम देना पड़ता है थोड़ा चालू होने के लिए। देखो अभी ये पेंडिंग से रनिंग में आ गई, रनिंग के बाद यहाँ 2/2 लिखा हुआ आ जाएगा। जब 2/2 लिखा हुआ आ जाएगा तब हम मशीन को कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने की थ्योरी अपन समझते हैं, मशीन को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। ये हमने लाइनेक्स की मशीन करी ना, ऐसे ही मैं एक विंडोज की मशीन भी लॉन्च करती हूँ, पर पहले मैं आपको मशीन को टर्मिनेट करना भी सिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर कभी क्लाउड पे मशीन बनाई तो उसे बंद कैसे करना है वो आपको पता रहे। कैसे करना है? मशीन को सिलेक्ट किया, ऊपर टॉप पे देखो एक्शंस, इंस्टेंट स्टेट, टर्मिनेट, देख लो पूरी प्रोसेस। एक्शन पे क्लिक किया, इंस्टेंट स्टेट, टर्मिनेट, क्लिक कर दो, यस टर्मिनेट। अब ये देखो ये मशीन बंद होने लग गई। शट डाउन मत करना, टर्मिनेट करना, ठीक है। बाद में अगर कभी आप लोग मशीन बंद करते हो तो टर्मिनेट करना आप लोग अपनी मशीन को। शट डाउन की भी एक ऑप्शन होती है, वो मत करना, उससे मतलब जब अपन पूरा डिटेल कोर्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उससे लॉस क्या होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के कभी पैसे ना लग जाए अकाउंट के ऊपर, है ना। कोई भी मशीन बनानी है उसे टर्मिनेट करके ही अकाउंट क्लोज करना है, नहीं तो नहीं करना। ये जब तक मशीन हमारी लाइनेक्स की बन रही है तब तक हम विंडोज की मशीन भी बना लेते हैं, सेम प्रोसेस। देखो ऊपर लिखा दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लो, विंडोज की बजाय जाओ लाइनेक्स का, सॉरी लाइनेक्स की बजाय विंडोज ले लो। ध्यान रखना फ्री टियर एलिजिबल वाला लेना, सिलेक्ट फ्री टियर वाला। हार्ड डिस्क, हाँ सर्वर ले लिया। कितनी मशीन लॉन्च करनी? मैंने कहा अब एक ही करो, हमने देख लिया एक साथ 2 भी लॉन्च हो जाती है। हार्ड डिस्क कितनी चाहिए? देखो लाइनेक्स की मशीन में सिर्फ 8 GB लिया था, अपने आप जो लिया था अमेजोन ने। विंडोज की मशीन के लिए 30 GB, क्योंकि विंडोज के सर्वर ज्यादा जगह घेरते। कल मैंने बताया था आपको ये बात कि प्रोडक्शन सर्वर फास्ट होते हैं क्योंकि वो लाइनेक्स के होते हैं, CLI बेस्ड होते हैं, और विंडोज के सर्वर थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि वो ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए रहते हैं। और अब देखो यहाँ पे विंडोज के सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, रिमोट लेने के लिए हम RDP यूज करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो इसके लिए यहाँ पे 3389 वाला पोर्ट मैंने अलाउ किया है। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च। अभी हम नई की पेयर नहीं बनाएंगे, अब हमने जो एक बार बना ली ना उसको हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। बोलती हूँ मैं चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। कौन सा वाला? मैंने कहा जो R के नाम से क्रिएट करा ना, उस वाले को इसके साथ भी जोड़ दो। I acknowledge that I have access to this key pair. लॉन्च हो गया, बन गया, विंडोज का मशीन बन गया। कितना आसान है ना बनाना। सर्विसेज, EC2, दैट्स इट। अब रनिंग इंस्टेंस में जाके देख लो, एक लाइनेक्स की मशीन, एक तो मैंने टर्मिनेट कर दी, वो तो इधर पड़ी हुई है। अब ये टर्मिनेटेड है ना, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइनेक्स की देखो बन गई, रनिंग 2/2 लिखा हुआ भी आ गया। ये विंडोज की मशीन बन रही है, मैं इसको नाम दे देती हूँ। पेंसिल पे क्लिक किया, विंडोज, टिक पे क्लिक कर देती हूँ। ये देखो ये विंडोज की मशीन कनेक्ट बन रही है। ओके, इस तरह से हम कोई भी मशीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब तक 2/2 नहीं लिखा आएगा तब तक आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू कनेक्ट टू अ लाइनेक्स मशीन। लाइनेक्स की मशीन को कनेक्ट कैसे करना, सिर्फ लाइनेक्स की मशीन को सीखेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, तो हम विंडोज की मशीन को टर्मिनेट कर देते हैं। या चलो विंडोज पे सीख लेते हैं, लाइनेक्स की मशीन को टर्मिनेट करते हैं क्योंकि विंडोज को कनेक्ट करना ज्यादा आसान है। अब अपने पास टाइम की कमी के कारण
अपन दोनों में से एक ही चीज सीखते हैं। मैंने लाइनेक्स की मशीन को टर्मिनेट कर देती हूँ। सिलेक्ट एक्शन नेट, ऐसे बंद करते हैं मशीन को। कोई भी मशीन चालू छोड़ के नहीं जाना है आपने, मशीन को हमेशा टर्मिनेट करना है। अफजल मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप जो आपकी पर्सनल बात कर रहे हो वो हमें सुनाई दे जा रहा है, तो आप प्लीज अनम्यूट मत करें। ओके सो देखो ये मेरी विंडोज की मशीन बन रही है। अब मैं विंडोज की मशीन को कनेक्ट करती हूँ। कैसे कनेक्ट करेंगे विंडोज की मशीन को? नाउ आई हैव टू वेट टिल द टाइम माय विंडोज मशीन जो है वो अचीव करेगी स्टेटस 2/2 का। मैं बोलती हूँ ठीक है, ये देखो ऊपर बटन दिख रही कनेक्ट की, विंडोज की मशीन को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन कनेक्ट, और फिर यहाँ देखो ये गेट पासवर्ड नाम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्योंकि किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम तो देखो अमेजोन आपको दे रहा है, पासवर्ड यहाँ से गेट कर लो। तो वो बोलता है कि जो RKPEM नाम की फाइल थी ना वो लाके दो, तो मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड क्या है। मैंने कहा ओके, चूज फाइल, कहाँ रखी थी अपन ने? RKPEM डाउनलोड्स में थी, RKPEM कर लिया, ओपन, डिक्रिप्ट द पासवर्ड, ये देखो ये आ गया पासवर्ड अपने पास, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे किया? सिलेक्ट किया, कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक किया, गेट पासवर्ड में चूज फाइल करके हमने क्या किया? RKPEM नाम की फाइल को हम लेके आए और हमने डिक्रिप्ट पासवर्ड किया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये देखो ये रिमोट डेस्कटॉप की जो फाइल है ना, ये इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हमने विंडोज की मशीन को कनेक्ट करने के लिए बोला था ना RDP यूज करेंगे अपन। तो ये देखो ये फाइल मैंने डाउनलोड करी, देखो ये आ गई। अब बस बंद। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को ये फाइल दे दूं ना, ये वाली जो फाइल है, और जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया वो आपको दे दूं, तो आप सतना में बैठे बैठे मेरा सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो ये रिमोट डेस्कटॉप की फाइल को क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हमने कॉपी किया था, उसे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, क्लिक ऑन ओके। नाउ सी you are connected to your server, it's getting connected। यहाँ 2/2 भी लिखा हुआ आ चुका था, इसीलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखो विंडोज का सर्वर बन गया। इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। देखो मैं आपको मेरा सर्वर दिखाती हूँ, ये मेरा लैपटॉप है ना। मेरे लैपटॉप की मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो मेरा 8 GB रैम है, विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, i7 प्रोसेसर है। ठीक है, मेरे वाले की ये सारी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि टच इनपुट टच स्क्रीन का लैपटॉप है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ दिखा रहा है। लेकिन ये वाला जो क्लाउड का सर्वर है ये अलग सर्वर है। देखो दिखाऊं, अगर मैं इसको देखूं, इसकी प्रॉपर्टीज देखूं इस मशीन की, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखूं, तो देखो ये दिखाता है कि 1 GB रैम, ये देखो, और कौन सा प्रोसेसर? इंटेल का Xeon प्रोसेसर है, और टच सपोर्ट इसके पास भी। ओके, so this is how you can create a machine in cloud and can connect to it। मशीन को बंद कर देती हूँ, अब टर्मिनेट भी करना पड़ेगा ना, एक बार और कनेक्ट करना बताऊं। आपने जो RDP की फाइल डाउनलोड करी, उस RDP की फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, जो पासवर्ड कॉपी करके रखा था उसको नोटपैड में रख लो ताकि इधर उधर नहीं हो जाए, पासवर्ड यहाँ पेस्ट करो एंड क्लिक ऑन ओके। आप कनेक्ट हो जाओगे अपनी मशीन से। अब आप उसके ऊपर सब कर सकते हो जो आप एक विंडोज के मशीन के ऊपर कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इसके ऊपर एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो मैं बना सकती हूँ। कैसे बनाते हैं वेबसाइट? आप लोगों को आती है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ऊपर वेब सर्वर एनेबल करना? अगर आता है तो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं क्विकली आपको एक मैं आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, आप लोग देखते जाएं फटाफट क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं
मैं इसके ऊपर वेबसाइट बना रही हूँ, एक छोटी सी वेबसाइट जिसमें एक बैकग्राउंड में येलो कलर का पेज रहेगा और हम लिखेंगे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद रामकृष्णा कॉलेज इन कोलैबोरेशन विद आई ट्रेन यू। बस इतनी छोटी सी बनाऊंगी मैं वेबसाइट, एक ज्यादा नहीं कुछ करेंगे अपन। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स कर लेती हूँ। स्टोरेज ड्राइव हमने लगाया था ना दिव्या, 130 GB का। हम चाहें तो और भी बढ़ा सकते थे, वहां से बाद में भी बढ़ा सकते हैं। अभी सर्वर बन गया उसके बाद भी मैं बढ़ा सकती हूँ, पर जब मशीन बना रहे थे तब वो 30 GB की हार्ड डिस्क स्पेस हमने ली थी, तो उसको वहां पे आप 50 GB कर सकते हो। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है? यस, 2 TB डेटा क्या बोल रहे हैं मैम, वीडियो ऑडियो के 2 मिनट बाद शो हो रहा है। बेटा शायद आपके एंड पे इश्यू होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सबके पास ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आज शाम तक ये लेक्चर लोड कर दूंगी, जैसे कल शेयर किया था इसे भी शेयर कर दूंगी मैं। आपको कल साइबर सिक्योरिटी की क्लास है, ठीक है? तो सब लोग आइएगा। तुम लोग मुझे कहा था इसका बैग वैग खाली सामान डाले, लेकिन तुम लोग से कोना खाली नहीं होती, रात बिरात सांप घुस जाए तो घुसा रह जाए उसके नीचे। So my web server being created, देखो यहाँ पे चल रहा है। तब तक मैं मेरी वेबसाइट का कोड लिख लेती हूँ यहाँ पे नोटपैड में। HTML की कोडिंग आती है आप लोगों को? हमने हमारे इंडेक्स की कोडिंग लिख ली। सर्वर पे चलते हैं वापस। ये देखो फीचर इंस्टॉलेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको मैं ये आईपी दूंगी। हाँ, आप लोग सब अपने अपने मोबाइल पे ओपन करना, ये वेबसाइट दिखाई देगी आपको। मतलब कितनी जल्दी, क्विकली, मतलब हमने 5 मिनट लगे सर्वर लॉन्च करने में, ये फीचर इंस्टॉल करने में 5-7 मिनट लगे, और कोड हमने बैकएंड पे लिख ही लिया। ये देखो हो गया, फीचर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, क्लोज। अब मैं सिर्फ इसे मिनिमाइज करके www रूट नाम का जो फोल्डर होता है सी ड्राइव में अपने पास, अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन लर्न अबाउट इट। inet नाम के फोल्डर में www रूट में ये जो IIS start नाम का जो फाइल है, इसे मैं ओपन विद नोटपैड कर रही हूँ, और इसमें जो कुछ है उसे डिलीट करके मैं मेरा कंटेंट लिख दे रही हूँ, ठीक है? और मैं इसे सेव कर दे रही हूँ। हो गया, वेबसाइट बन गई मेरी, ठीक है? अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वेबसाइट को। लाइव करते हैं। लाइव कैसे करेंगे? मेरी वेबसाइट पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रही है, लेकिन अभी मैंने मेरे सर्वर के ऊपर पोर्ट नंबर 80 अलाउ नहीं करा है, सिर्फ RDP अलाउ किया था ना। हम इसके ऊपर पोर्ट नंबर 80 अलाउ करते हैं। हम इसके सिक्योरिटी ग्रुप को ढूंढते हैं। देखो कहाँ है सिक्योरिटी ग्रुप, ये रहा। लॉन्च विजार्ड 11 के अंदर जाके पोर्ट नंबर 80 अलाउ कराएंगे। देखो सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना आप लोग, अभी जब तक मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में अलाउ नहीं करूंगी ना पोर्ट नंबर 80, तब तक कोई मेरी वेबसाइट को यूज नहीं कर सकता। देखो दिखाती हूँ, पहले यूज करने की कोशिश करते। देखो ये पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी मैं आप लोगों की चैट विंडो में भी लिख रही हूँ, आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये अभी नहीं चलेगा, अभी इसके ऊपर वेबसाइट ओपन नहीं होगी अपनी, वो येलो वाली। कब ओपन होगी? जब मैं पोर्ट नंबर 80 अलाउ करूंगी तब। तो क्लाउड सिक्योर भी है, जो अलाउ करोगे बस उतना ही होगा। ये देखो अभी नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे आती हूँ, सर्वर सिलेक्ट किया मैंने अपना, नीचे जाके सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 11 को सिलेक्ट करती हूँ, और इसके ऊपर हम यहाँ पे करते हैं एक्शंस। सिलेक्ट किया हुआ है, देखो ये एक्शन
एडिट इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे मैं ऐड रूल करूंगी, इसी को मत एडिट करना, ऐड रूल। कौन सा? पोर्ट नंबर 80 HTTP वेबसाइट उस पे बनते ना, HTTP या HTTPS पे, मैंने HTTP बोला, कहीं से भी आप HTTP को भी अलाउ कर दो। और इसके बाद हम सेव रूल्स पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, ये येलो पेज आ गया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद रामकृष्ण कॉलेज इन कोलैबोरेशन विद आई ट्रेन यू टेक्नोलॉजीज। आप लोग भी ये पब्लिक आईपी लिख के देखो आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, 54.197.110.225 आपको भी दिखाई दे जाएगा ये सेम पेज। इतनी जल्दी आप आपका वेब प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हो सर को। अब आपको लैपटॉप लेके जाने की जरूरत नहीं सर के सामने आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। आप क्लाउड के ऊपर सर्वर बनाओगे, सर को बोलेंगे सर आपके लैपटॉप पे जरा ये आईपी लिखो और मेरा प्रोजेक्ट चेक कर लो, है ना? इट्स ब्यूटीफुल, नो? करा आप लोगों में से किसी ने चेक? ये मैंने सर्वर का आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो चैट विंडो में। यस, मनोहर कुमार ने चेक करा दैट इट इज वर्किंग, मनीषा ने चेक करा। ओके, सो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग जो क्विज है वो कल कंडक्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी की क्लास के पहले। तो आप लोग एक बार लेक्चर को फिर से देख भी लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एंड देन पार्टिसिपेट इन द क्विज। ठीक है सर? ओके मैम। हाँ जी, so we'll wind up the session over here and now it's over to you sir. Thank you मैम। Hello everyone. Really, it's a great session today, ma'am. Thank you so much. आज सच में हम लोगों ने सारी नई चीजें जानी, शायद मुझे भी नहीं पता थी कई चीजें, वो आज मैंने देखी। और क्लाउड कंप्यूटिंग AWS से रिलेटेड बहुत सारी नई चीजें हम लोगों ने सीखी आज। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर हार्ड वर्क। और मैम, I will also present my sincere thanks to our chief guest, Dr. A.K. Dixit sir. Thank you sir for your valuable words and precious time. Last में many congratulations to the winners of today's quiz. और thank you so much everyone for your active participation. इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे सेमिनार, पूरे वर्कशॉप को थैंक यू सभी को अपने पार्टिसिपेशन देने के लिए। मैं कल की तरह ग्रुप पे मतलब आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं एक फीडबैक फॉर्म सबमिट करूंगी आज के सेशन के लिए, तो आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के वो फीडबैक फॉर्म प्लीज भर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी। और कल कोशिश की जाएगी जितने भी हमारे चीफ गेस्ट अभी तक आए हैं वो लास्ट में क्लोजिंग टाइम पर उनसे 2-2 मिनट का वो भी टाइम दे, कुछ चीजें शेयर करेंगे, अपनी कोशिश कल रहेगी ऐसे, तो क्लोजिंग और बेहतर ढंग से होगा। थैंक यू मैडम।